1980s और 90s की बात है, जब विलेज एरियाज़ जो थे वो इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे। यानी कि वहाँ पर लोग जो है वो रातों को जल्दी सो जाया करते थे, सुबह जल्दी उठ जाया करते, वहाँ ये रूटीन बनी होती है। तो मैं चूँकि मानसरा से बिलोंग करता हूँ, तो अब वहाँ पर जो अम्मी अब्बू बताते हैं और जो बाकी रिश्तेदार भी जो हैं वो इस चीज़ की तस्दीक कर चुके हैं, तो उस चीज़ को मैं एक करके बता रहा हूँ कि वो बताते हैं कि रात को इस तरह हुआ करता था। ये 80s 90s की बात है कि तकरीबन 1-2 बजे रात को अक्सर कोई चुड़ैल कह लें या कुछ पिच्छल पैरी या कुछ भी जिनके पैर मुड़े होते हैं, ये अक्सर रात को आया करती थी और आकर दरवाज़ों पर नॉक किया करती थी ये, और बाकायदा नेम्स लेके ये बुलाया करती थी। तो शुरू में तो इस तरह हुआ कि कुछ लोग जो सुनने में आया, जो बाहर जाते थे, जो जाके दरवाज़ा खोलते थे तो बाहर कुछ नहीं होता था, तो वो यूं ही बैक मुड़ते थे तो उनकी कमर पर एक हाथ लगता था ज़ोर का, इतनी ज़ोर का वो हाथ होता था कि वहाँ पे वो बेहोश हो जाते थे। ठीक है। तो जब होश आती थी तो कुछ आवाज़ें उनको सुनाई देती थी, ऊंची ऊंची चीखने की, चिल्लाने की, हंसने की, तो मस्कराना अंदाज में हंसने की, जैसे किसी का मजाक उड़ाए, और वो दूर भाग जाती थी। तो इसके बाद ये था कि जब पता चलना शुरू हो गया तो लोगों ने फिर दरवाज़ा बंद ही रखा, यानी कि नहीं खोलते थे फिर। तो ये एक स्केरी बात है कि नेम्स लेकर बुलाना फिर इस तरह ये वो। तो एक तो ये, दूसरा जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे अब्बू बताते होते हैं कि तालिब इल्मी के ज़माने में जब वो ज़ेर तालीम थे, कुरान कुरान हदीस का मुतालिया और इसकी तालीम हासिल किया करते थे वो। तो वो कहते हैं कि मैं और मेरा एक दोस्त और हमारे जो टीचर हैं जिनसे हमने एजुकेशन ली है, हम एक दफ़ा जा रहे थे, हमने मसलन प्रोग्राम बनाया रात को कि निकलते हैं, मसलन थोड़ा घूमते फिरते हैं इधर उधर। तो वो सब निकले हैं, तो जब आगे पहुँचे हैं रात को, आधी रात को, उन्होंने एक जगह सब ने प्रोग्राम बनाया कि हम रात यहीं पे बसर करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे ही चादर वगैरह बिछा के और वहीं पे जो है ना रात बसर करने की जो है वो, मसलन उन्होंने कहा कि हम यहीं पे बसर करेंगे। जब सुबह उठे हैं तो उनके जो टीचर थे, यानी जिनसे वो तालीम हासिल कर रहे थे, वो ना कुछ परेशान से दिख रहे थे, वो पहले से उठे हुए थे। ये उठे हैं तो इन्होंने पूछा कि क्या हुआ ना, तो उन्होंने बताया कि हुआ कुछ इस तरह है कि अगर मैं बताऊं तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, आप उस्ताद मोहतरम आप बताएं, ज़रूर बताएं। तो उन्होंने कहा कि उस्ताद ने बताया कि मैं जब जब सो रहे थे हम रात को, तो आधी रात को मुझे अपने ऊपर भार सा फील हुआ, ऐसा जैसे पता नहीं कितने मन वजनी कोई चीज़ मेरे ऊपर हो। तो जब मैंने आंखें खोली हैं तो मेरे ऊपर एक एक इतनी, जिसे कहते हैं अनएक्सप्लेनेबल, इरेगुलर सी चीज़ थी। नाक उसका लंबा, दांत बाहर निकले हुए, बाल उसके बिखरे हुए, मुकम्मल जैसे बदबूदार वो कोई चुड़ैल थी। तो वो मेरा गला दुबा रही थी और मुझे नोच रही थी, इस तरह पकड़ के मेरा सांस उसने तकरीबन बंद कर दिया हुआ था। तो मैं हाथ पैर इधर उधर मार रहा था, पढ़ाई भी पढ़ना चाह रहा था लेकिन मेरे से पढ़ी नहीं जा रही थी। तो एक हाथ में ना, खुदा की कुदरत ऐसी हुई कि मेरे एक हाथ में ना पत्थर आ गया। मैंने वो पत्थर पकड़ा और मैंने ज़ोर से उसके सर में वो मारी हैं, और साथ मैंने पढ़ाई पढ़ना शुरू कर दी, थोड़ी हिम्मत और आई तो पढ़ाई पढ़ना शुरू कर दी। तो जब ज़ोर से हिट की है मैंने उसके सर में, तो वो चीखें मारते हुए भाग के उस जगह पे इशारा करके बताया कि वहाँ पे कहीं जाके छुप गई है या पता नहीं कहाँ गई है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को मेरी बात का नहीं यकीन तो हम यहीं पे स्टे करके देख लेते हैं, आप लोग स्टे करके देख लें। तो अब्बू और उनके दोस्त ने कहा चलें ठीक है, हम स्टे कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ हुई तो पता चल जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है सही है, वो वहीं पे उन्होंने स्टे कर लिया। तो साथ पढ़ाई वगैरह करते रहे, बातें वगैरह करते रहे, खाना पीना साथ वो लेके चले थे। तो आधी रात को अब इस तरह हुआ कि वो जाग रहे थे, तो
वहाँ से ना, वहाँ पे कुछ कुछ गार टाइप था या कुछ भी था, वहाँ से ऊंची ऊंची रोने की आवाज़ें आने लग गई किसी औरत की। वो ऊंची ऊंची रो रही थी और अ, वो कह रही थी कि मसन अगर तू फलां का बेटा ना होता तो मैं तुझे मार देती। अब वो जो नाम लिया गया वो उनके वालिद साहब का था, जो उनके उस्ताद थे उनके वालिद साहब का था। अगर तू फलां का बेटा ना होता तो मैं तुझे मार देती। और ये चीज़ वो रिपीट करी जा रही थी और साथ ऊंची ऊंची रो रही थी। तो अब सब परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि उस्ताद मोहतरम तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन अब हिम्मत भी ना पड़े कि उधर जाए। ठीक है, तो कहते हैं कि इसी तरह रात तक वो रोती रही। अगले दिन ऐसा हुआ कि वहाँ से ना एक अजीब सी बदबू सी आने लग गई, सड़ने की बदबू। वो इतनी स्ट्रांग बदबू थी कि उनसे ठहरा नहीं जा रहा था वहाँ पे। तो वो वहाँ से चले गए। तो खैर एक ये वाक़या जो था वो था। तीसरा मैं अपने एक दोस्त का वाक़या जो है वो शेयर करना चाहूँगा। वो इस तरह हुआ था कि वो उन्होंने शिफ्ट किया था एक नए घर में। लाहौर में एक जगह है करीम ब्लॉक, वहाँ पे उन्होंने शिफ्ट किया था। तो वहाँ पर जब वो शिफ्ट हुए हैं तो पूरी फैमिली, जब तो शुरू के दिन बिल्कुल ठीक थे, कोई किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं, यानी कि सब ठीक चल रहा था, उनके वहमो गुमान में भी नहीं था ये। तो कुछ दिन गुजरे हैं तो बच्चों ने बताना शुरू किया अपने वालिद साहब को, छोटे बच्चे थे, उन्होंने अपने वालिद साहब को बताना शुरू किया कि अब्बू हमने देखा है कि एक बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, वो अक्सर एक दीवार में से निकल के दूसरी दीवार में चले जाते हैं। तो वालिद साहब ने सोचा कि ये तो बच्चे हैं, मसलन मजाक वगैरह कर रहे हैं कुछ इस तरह। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, वैसे ही आपको कुछ आप खेलो ना, इस तरह इधर उधर बात कर दी। तो उन्होंने 3-4 दफ़ा बताया अब्बू हमने देखा है कि कोई बुज़ुर्ग हैं वो निकल के एक जगह से दूसरी जगह दीवार में चले जाते हैं। तो फिर इग्नोर कर दिया। तो एक रात इस तरह हुआ कि अब एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी ऐसी थिंग हुई कि जब दोस्त ने मुझे बताया तो यानी कि हम सब दंग रह गए। हुआ इस तरह था कि उनके वालिद साहब जो थे वो सो रहे थे एक कमरे में। तो रात को बेड, अब बाय गॉड ये बात सच है कि झूठ मसलन, लेकिन जिस तरह दोस्त ने बताया और जिस तरह ये सब हुआ लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि उन्होंने वहाँ से वो घर छोड़ दिया था। बेड जो था वो आधी रात को वो जब सो रहे थे वो हवा में गया और 3 से 4 दफ़ा वो ज़ोर ज़ोर से घूमा है, वो बेड ज़ोर ज़ोर से घूमा है। अब उनके वालिद साहब की जब आँख खुली उन्होंने देखा कि रियल में बेड हवा में है ऊपर और वो घूम रहा है। तो वो तो वहाँ पे उनकी अक्ल काम करना छोड़ गई, सब कुछ काम करना छोड़ गया, वो तो वहीं पे बेहोश हो गए तकरीबन। वो उठे हैं, उन्होंने अगले दिन फैमिली को कहा कि बस पैकअप करें सारी चीज़ें, हम यहाँ से निकलते हैं, हम यहाँ नहीं रह सकते। तो फिर उनको बच्चों की वो बात भी याद आ गई कि यहाँ पे कोई बुज़ुर्ग हैं जो वो, तो उनको ना वो फिर अचानक से क्लिक कर गया कि ये सब सच है, यहाँ पे कोई चीज़ है, कुछ स्पूकी थिंग है, यहाँ पे रुका नहीं जा सकता। तो खैर उसके बाद जब उन्होंने दूसरी जगह पे शिफ्ट किया तो वहाँ पे सब ठीक था। तो ये 3 हैपनिंग्स थी जो मैं शेयर करना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, मेरा नाम हमज़ा है और मैं आपका शो काफ़ी टाइम से फ़ॉलो कर रहा हूँ। मैं आपको अपना वो फर्स्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ जो इस चीज़ को पैरानॉर्मल एक्टिविटी मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुई थी। बेसिकली ये बात है 2004 या 2005 की। मेरे पेरेंट्स सऊदीया में रहते थे उस टाइम पे। हमारा ये होता था कि कभी सऊदीया, कभी पाकिस्तान, कभी सऊदीया, कभी पाकिस्तान। तो मेरी स्टडीज़ बहुत डिस्टर्ब होती थी उस टाइम पे, सिर्फ इस शिफ्टिंग की वजह से। तो मैं अपनी नानी के पास रहा करता था कि एक ही जगह से कंटिन्यू रखूँ अपनी स्टडी। मेरे एक मामू थे बड़े, उन्होंने गुलशन उस्मान है हाईवे पे एक सोसाइटी, वो उस टाइम पे
स्टार्ट ही हुई थी, समझ लें दूसरा घर हमारा था वहाँ पे। एक बहुत बड़ा था ग्राउंड था जिसमें सिर्फ 2 घर बने हुए थे, एक हमारा और एक तकरीबन 7 से 8 मिनट पैदल चलो तो हमारा दूसरा घर आता था। हुआ कुछ यूँ कि वो जो प्लॉट था वहाँ पे 2 दरख्त थे, जो कि एक हमारे प्लॉट के बराबर में लग रहा था और एक हमारे प्लॉट के बिल्कुल सामने पड़ रहा था। तो दरख्त नहीं, पौधे समझ लें, ज़्यादा बड़े नहीं थे वो। एक नीम का था आई थिंक और एक मुझे नहीं पता किस चीज़ का था। तो वहाँ पे मेरे मामू ने उसको कटवा के और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दी। नॉर्मली सब चलता रहा। कंस्ट्रक्शन जब ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हुआ, फर्स्ट फ्लोर जब बनना स्टार्ट हुआ तो मज़दूरों की तरफ से ये शिकायत आने लगी कि जो इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं वो जल जाती हैं। इनफैक्ट ड्रिल मशीन ब्लास्ट हो रही है वहाँ पे हुई थी। और हम लोग ये भी नहीं बोल सकते थे कि झूठ बोल रहे हैं मज़दूर, काम ना करने का बहाना है ये, क्योंकि मेरे मामू वहाँ पे मौजूद होते थे 3-3.5 महीना। वो वहाँ पे रेगुलरली सुबह जाते थे 10 बजे, शाम में मगरिब के बाद जब सारा काम माइंड अप होता था उसके बाद ही आते थे वो। तो उन्होंने ये चीज़ें ख़ुद भी देखी, लेकिन सब ने इग्नोर किया। चीज़ें मज़दूर कहीं रख रहे हैं, वो जब आ रहे हैं तो सब चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं, ऐसा लग रहा है कोई तोड़ना चाह रहा है सब कुछ। ये वो सीढ़ियाँ कहीं पड़ी हुई हैं, उनके टूल्स जो होते हैं मज़दूरों के वो कहीं पे होते थे, वो रखते थे बिल्कुल सही से और आते थे, वो सब डिस्टर्ब हुआ होता था। फिर जैसे तैसे वो घर स्टार्ट हो गया। हम लोग जब वहाँ शिफ्ट हुए तो कुरान खानी हुई बाकायदा, और वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए। कुछ ना कुछ होता रहता था, आवाज़ें आना, बच्चों के हंसने की आवाज़, औरत के हंसने की आवाज़, रोने की आवाज़, इस तरह का चलता रहता था। हम लोग इग्नोर करते थे कि यार क्या करें इसका, कुछ समझ नहीं आता था किसी को। सब ये बोलते थे वहम है, क्योंकि सबको एक साथ आवाज़ नहीं आती कभी भी। किसी को ऐसे कि सोकर उठाए कोई तो उस टाइम पे आवाज़ आई, कोई सोने जा रहा है तो उस टाइम पे, तो सभी बोलते थे हो सकता है वहम हो, नींद से उठे हो रही है, उस तरह का। फिर उसमें ये हुआ कि मामू की बड़ी बेटी थी उस वक्त 2.5-3 साल की। तो वो नया बोलना शुरू करती थी। तो ये बहुत कुछ सेलेक्टिव वर्ड्स थे जो वो बोल पाती थी, और वो भी अपनी ही ज़बान में, हमें समझना पड़ता था। और मैं उस वक्त कोई होऊंगा 13-14 साल का। तो आई थिंक ईद का टाइम था क्या, किसी चीज़ की दावत थी। तो दावत के बाद यूजुअली ऐसा होता है कि एक सेशन हो जाता है बातों का, लेडीज़ अलग होती हैं, जेंट्स अलग होते हैं, बच्चे अलग होते हैं। तो बच्ची अक्सर ये कंप्लेन करती थी कि उसको हमारे घर में कोई दुल्हन नज़र आती है, अक्सर बताती थी हम लोगों को। सब ये बोल के इग्नोर करते थे कि बच्ची है। तो उस वक्त मैं, मेरे 6-7 कज़न्स, उस बच्ची को हम लोगों ने बुला लिया और उसका हाथ पकड़, दोनों अपने सामने उसको बिठा के उसका हाथ पकड़ा। मैंने बोला वानिया तुम्हें यहाँ पे दुल्हन नज़र आती है, कैसी है, कभी बात हुई है? वो अपने ज़बान में जवाब दिए जा रही थी, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने उससे फिर सडनली, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने उससे पूछा यार वानिया अभी वो दुल्हन कहाँ है? तो छोटे बच्चों की एक आदत होती है, जब उनसे बात करो ना तो इधर उधर देख रहे होते हैं और बात टाल रहे होते हैं। लेकिन वो बच्ची बहुत शार्प थी, तो इस वजह से वो जब भी किसी से बात करती थी तो प्रॉपर उसकी तरफ अटेंशन हो के बात करती थी, और यूजुअली आई कांटेक्ट करके बात करती थी। तो उस बच्ची ने मेरी आंखों में देख के वो बता रही थी सब कुछ। उसने जब सिर्फ मेरी आंखों से आहिस्ता फॉरहेड पे लेके गया, फॉरहेड से सर के ऊपर लेके गई, जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ, जबकि मैं दीवार से टेक लगाया हुआ था। और यकीन माने मिनाज भाई, उस वक्त इतनी ठंड मैंने आज तक कराची में तो महसूस नहीं करी। अचानक से एक ठंडी हवा, ठंडा एक क्या उसको मैं बोलूँ एहसास, और मेरे अंदर से ऐसा लगा कि पीठ के पास से गया और मेरे सीने से निकला वो। और उसके बाद फिर मुझे 2-4 दिन बुखार था। सब ने फिर यही बोला कि नहीं हो जाता है, ऐसी बातें नहीं करते वो।
तुमने ज़्यादा फील कर लिया होगा, ज़्यादा फिर तुम इस चक्कर में मतलब इमेजिन करने लग गए होगे, अज्यूम करने लग गए होगे चीज़ों को। मैंने भी इग्नोर कर दिया। फिर प्रॉपरली हमारे पेरेंट्स जो थे मेरे, वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए और मैं उनके पास चला गया। आई थिंक 2013 और आई थिंक 14 मेरा मैट्रिक कंप्लीट हुआ। अच्छा रिजल्ट था, तो मेरी एक ज़िद थी कि भाई अगर रिजल्ट अच्छा आएगा मेरा तो मुझे 150cc बाइक चाहिए। तो सबने वो दे दी, मुझे बहुत पसंद थी और बहुत शौक से चलाता था मैं। देन मैं एक दफ़ा नानी के घर पे गया, बहुत ज़्यादा लेट नाइट नहीं था, वहाँ से मैं निकल रहा था और ऑलमोस्ट 12:30-1 बजे का टाइम था। अब जो लोग गुलशन शराज और गुलशन उस्मान को देखा हुआ होगा उन्होंने हाईवे पे, वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7-8 साल पहले, 9 साल पहले वो कैसी जगह होगी। अभी तो बहुत रौनक होती है वहाँ पे। वहाँ से मैं निकल रहा था, सबको अल्लाह हाफिज़ करके मैं बाहर आया तो मुझे ऐसा लगा कि घर का कॉर्नर होता है, कॉर्नर का घर है मेरी नानी का, तो कॉर्नर का एक साइड से मुझे कोई देख रहा है और जब मैं पीछे देखूं मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अभी कोई हटा यहाँ से, अभी अभी कोई हटा यहाँ से। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उसको उसके पीछे जाने की। मैंने बाइक स्टार्ट करी, हेडलाइट ऑन करी और घूम के फिर वहाँ पे हेडलाइट की वहाँ पे लाइट मारी तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। मेरी यूजुअली आदत है कि मैं किसी लॉन्ग रूट पे जाता हूँ तो मुंह में च्युइंगम वगैरह कुछ ऐसा खा के जाता हूँ कि बस एक आदत है कि जब तक टेस्ट ख़त्म होगा तो घर आ जाएगा। और उस टाइम पे मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं। तो उसी सोसाइटी के अंदर एक अंकल ने अपने घर के अंदर एक छोटी सी खिड़की खोली हुई थी, कुछ सामान वगैरह वहाँ से मिल जाता था। तो वहाँ से सामान लिया मैंने अंकल को, उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला कि बेटा दुआ पढ़ के जाना और ये वो, रात के टाइम नहीं निकला करो, जिन रात होते हैं भाई। मैंने उनको ऐसे ही उसको आप मज़ाहिया तौर पे बोल रहे हैं, तंज़िया बोल रहे हैं, मैंने उनको बोला कि अंकल अगर यहाँ पे जिन्नात होते तो आप इस टाइम पे दुकान खोल के नहीं बैठे होते। और वो अंकल काफ़ी एजड थे, मुझे जानते भी थे, हम लोग जानते थे एक दूसरे को काफ़ी टाइम से, जब से वो लोग शिफ्ट हुए थे। तो वो बात इधर उधर हो गई। जब मैं वहाँ से निकला हूँ तो कुछ सोसाइटीज़ उस वक्त बनना स्टार्ट हो रही थी, तो वहाँ पे कुछ रोशनी थी। जैसे ही मैं मिनाज भाई प्रॉपर अंधेरे की तरफ गया हूँ तो मुझे मेरी स्पीड कम नहीं थी। मैं उस वक्त 90+ स्पीड पे अपनी गाड़ी बाइक को चला रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मेरे कान में कोई कुछ पड़ रहा है अजीब सी ज़बान में। बार बार पीछे देखने की हिम्मत करूं लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही मेरी कि मैं कैसे देखूं पीछे। दैन ये चीज़ चलती रही, हर 2-3 सेकंड के बाद हो ऐसा और मैं पीछे देखूं कोई भी नहीं। और ऐसा लग रहा है कि बाइक पे कोई बैठा हुआ है मेरी बाइक पे, क्योंकि वेट का पता लग जाता है कि अगर आप 2 लोगों को बिठा के चलाओ। बाइक 90+ है और मुझे स्पीड महसूस नहीं हो रही है 90+ है। स्पीडोमीटर मुसलसल बता रहा है 90 से ऊपर भी जा रहा हूँ, मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो ज़्यादा भी बता रहा है ये। जैसे ही मैं और गुप अंधेरे की तरफ गया हूँ और वहाँ पे मेरी बाइक के अलावा कोई और बाइक नहीं थी। देन यह हुआ कि मैंने ये सोचा था दिल में कि अब अगर विस्परिंग हुई मेरे कान के पास तो फ़ौरन पलट के देखूंगा। और वैसे ही हुआ कि 2-3 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर अंदर वो दोबारा से विस्परिंग स्टार्ट हुई और मैंने पलट के देखा है तो एक लड़की जिसने पठानों जैसे यूजुअली पश्तो ख़वातीन जो ड्रेसिंग करती हैं, ग्रीन कलर का उन्होंने दुपट्टा उस औरत ने पहना हुआ था और दांत में अपना एक दुपट्टा दबाया हुआ था, जैसे दिखाते हैं अक्सर ड्रामे वगैरह में, फिल्मों में, उस तरह का उसका गेटअप था। और वो सेम स्पीड पे 90+ स्पीड पे भाग रही थी मेरे पीछे और वो सिर्फ इतनी दूर थी कि अगर वो हाथ बढ़ाए तो मेरा उसका हाथ मुझ पे यानी टच हो जाए। मैंने अपनी स्पीड और तेज़ करी है
मुझे बहुत दूर एक लाइटें दिखी वहाँ पे कि ट्रक वगैरह खड़े हैं। वहाँ तक मैंने सोचा कि वहाँ तक मैं पहुँचना है मुझे। तेज़ हवा 90 प्लस की बाइक पे अच्छी खासी हवा होती है। जब मैं वहाँ पे रुका नहीं हूँ वहाँ पे समझे, क्योंकि मुझे स्टैंड नहीं मिल रहा था अपनी बाइक का, इतना घबराया हुआ था। तो वहाँ पे मैंने बाइक फेंकी है और मैं अंदर की तरफ भागा हूँ। वहाँ पे पठान ड्राइवर्स वगैरह थे और एक फैमिली भी यहाँ रुकी थी, पंचर वगैरह की शॉप भी थी वहाँ पे। उन लोग सबके सामने आके पानी मैंने मांगा है और मैं और अंदर जाने का सोच रहा हूँ कि और अंदर अगर कोई जगह हो तो मैं वहाँ तक भी चला जाऊँ। मुझे यानी सेफ फील नहीं हो रहा था। तो वहाँ के जो और ढाबे पे जो एक अंकल थे पठान, उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ। तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने बोला डकैत लग गए थे मेरे पीछे। उनके पास वेपन था, उन्होंने पिस्टल अपनी लोड करी और मेन रोड की तरफ गए। तो उन्होंने बोला कोई भी नहीं यहाँ पे। तो मैं नहीं, मुझे मेरे पीछे थे वो लोग और मैं उस वक्त फुल पसीने में था, जब के हवा से आया था मैं। और मुझे उस जो चीज़ मेरे पीछे थी उसका मुझे गेटअप आज तक याद है। शक्ल याद नहीं है, शक्ल मैंने देखी भी नहीं थी, एक सिर्फ नज़र पड़ी थी मेरी उस पर। उसके मुझे समझ नहीं आया था करना क्या, बस हाथ में एक्सीलेटर ही था, उसी को तेज़ करके मैं बच सकता था उससे, बस वही चीज़ करी थी। तो उन्होंने अंकल ने मुझे तकरीबन आधा घंटा वहीं पे रोक के रखा कि थोड़ा सा रुक जाओ, ये फैमिली गुजरेगी, इनके साथ साथ चले आना। फिर उनको मैंने बताया कि ये सब कुछ हुआ था। तो उन्होंने फिर कुछ कहा तो नहीं, उन्होंने बस यही कहा अवॉइड क्या करो रात में निकलने से पहले और दुआ वगैरह पढ़ लिया करो रास्ते में। वही। तो मिराज भाई ये था मेरा फर्स्ट एनकाउंटर। उसके बाद बहुत 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 सारे ऐसे वाक़यात हैं जो मेरे साथ या मेरे जानने वालों के साथ हुए हैं और मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। मैं प्रॉपर एड्रेस भी दे सकता हूँ, अगर कोई विज़िट करना चाह रहा है तो जिसको शौक़ है वो बिल्कुल जाके विज़िट करें। मेरा एक दोस्त यूरोप में रहता है। कल उसका फ़ोन आया तो वो बताता है कि हमारी पूरी फैमिली कराची में एक फ्लैट में रहा करती थी और 2010 या 2009 में उनके पेरेंट्स ने एक घर खरीदने का इरादा किया कि आगे चल के बच्चों की शादी वगैरह करनी है तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी। फ्लैट छोटा था तो उन्होंने मोहम्मदी सोसाइटी में एक घर परचेज किया जो ओल्ड कंस्ट्रक्टेड था और उसमें थोड़ा सा रेनोवेशन का और कलर वगैरह का काम था। तो वो उन्होंने सोचा कि उसी में कुछ दिन रहते हुए करवाएंगे। तो वो लोग उस घर में रेनोवेशन का काम भी करा रहे थे। वो कुछ दिन के लिए शिफ्ट हो गए थे। जब वो वहाँ पर जाकर रहने लगे तो उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ वहाँ पर नज़र आई जिससे उनको अंदाज़ा हुआ कि ये घर जो है वो हॉन्टेड है और उनके घर के हर फैमिली मेम्बर को ये फील होता कि उनके अलावा भी कुछ इनविजिबल लोग, और एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारे लोग, बच्चे हर वक्त उस घर में मौजूद होते हैं और उनके आसपास ही मौजूद रहते हैं। छत से आवाज़ें आना, दरवाज़ों का ज़ोर ज़ोर से बंद होना, खिड़कियों पे नॉक होना, और उस घर में बाहर थोड़ा सा लॉन था तो उस एरिया में बच्चों का खेलना। जब ये लोग सो जाएं तो किचन में ऐसा लगता है जैसे कोई पूरी फैमिली जो है ना कुकिंग कर रही है, और डाइनिंग रूम, टीवी लाउंज, हर जगह उन लोगों की मौजूदगी का एहसास होता। कुछ दिन तो इन्होंने जो है ना बड़ी मुश्किल से गुजारे, क्योंकि ये ऐसे डिसीजन है जो घर लिया उन्होंने तो वो दोबारा इतनी जल्दी चेंज नहीं किया जा सकता कि आज घर लिया है तो उसको कल बेच दें फिर किसी और जगह ले लें। इन्होंने कहा अल्लाह मालिक के गुजारा करते हैं। लेकिन जब वो एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई
तो इन्होंने दोबारा से अपने फ्लैट में शिफ्ट होने की डिसीजन ले लिया कि हम लोग वापस अपने घर चले जाएंगे उसी फ्लैट में। तो ये लोग अपने घर वहाँ चले गए। अच्छा, कुछ दिन बाद इन्होंने उसमें एक चौकीदार रख दिया उसकी देखभाल के लिए, और इन्होंने कहा कि चलें, जैसे नया घर होता है तो उसमें वो कुरान खानी होती है, फिर कुछ लोगों को एक अब होम वॉर्म पार्टी के ले गए, होम वॉर्म पार्टी हो जाएगी, और कुछ लोगों को बुलाया खाने के लिए, रिश्तेदार, अजीज, करीबी नेबर्स, और वहाँ पर वो एक प्रोग्राम रखा घर में। तो वो कुरान खानी हुई, खाना वगैरह हुआ, और ये क्योंकि फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे तो इन्होंने रात को वहाँ पर रहना नहीं मुनासिब समझा। वहाँ पर प्रोग्राम करके खाना वगैरह खा के सब लोग जब चले गए तो ये लोग भी उसमें दरवाज़ा वगैरह लॉक करके और वापस अपने फ्लैट में चले गए। तो अगले दिन सुबह इनका जो वेरी नियरेस्ट नेबर थे, बिल्कुल दीवार से दीवार मिली हुई थी उस घर की, उनका फ़ोन इनकी मदर के पास आया। वो कहने लगे, हमें अच्छा तो नहीं लग रहा है, आप पता नहीं बुरा ना माने, लेकिन आपके कोई रिश्तेदार या आपके घर वाला, वो रात को कोई लड़की जो है वो ऊपर छत पे खड़ी रही है, और उसने फुल मेकअप किया हुआ था, और हमें अच्छा नहीं लग रहा था ये। और काफ़ी दफ़ा हमने जो है ना वो आपके घर में बैल की आवाज़ सुनी, तो हमने ऊपर छत से जाके देखा कि आपके दरवाजे पे कौन खड़ा है, तो दरवाजे पे आपके कोई खड़ा हुआ नजर नहीं आया, और आपके घर के अंदर से बैल की आवाज़ बड़े वाज़ेह तौर पर हमने सुनी 2 या 3 दफ़ा, और आपके घर के अंदर की लाइट्स भी चल रही थी। तो ये तो कोई ऐसी मायूब बात नहीं है, लेकिन हमने जब उस लड़की को देखा कि वो छत पे खड़ी हुई है और पूरी तैयार हुई, तो ये ज़रा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है रात के 1:30 बजे 2 बजे। तो हमने कहा हम आपको बताते हैं कि उनको कहें कि इस वक्त घर छत पे ना खड़ा हुआ कर। तो वो उनकी मदर बहुत परेशान हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों ने पार्टी तो की थी, लेकिन हम तो कोई भी वहाँ पर रात को नहीं रुका था, और हम लाइट्स वगैरह बंद करके पूरे दरवाजे लॉक करके और फिर अपने फ्लैट में आ गए थे रात को। वहाँ तो कोई रात को ठहरे ही नहीं, स्टे नहीं किया किसी ने। तो ये इनके नेबर जो है ना बोलने लगे, नहीं आप झूठ समझ रही हैं, मैंने तो खुद देखा है कि वहाँ पर बाहर आपकी बालकनी में और छत पे वो बच्चे भी घूम रहे थे, और एक लड़की तो रात को काफ़ी लेट नाइट तक वहाँ पर खड़ी रही है। खैर वो बात आई गई हो गई, इनकी वालदा जो है ना बड़ी परेशान हुई। इन्होंने उस चौकीदार को पूछा कि आपने कोई ऐसी चीज़ फील की है, ऐसे ऐसे बताइए। इन्होंने तो खुद फील की थी उस घर में। अच्छा, अब चौकीदार जो है ना कभी कभी जब घर के अंदर जाता था सफाई वगैरह के लिए, तो वो ये बताता है कि उसको कोई ऐसी अनदेखी मखलूक जो उसको नज़र नहीं आती थी, लेकिन वो उसको लिटरली पूरे से पीछे से पुश करती थी, धक्का देती थी, और इतने फोर्सली धक्का देती थी कि वो उसको बाहर निकाल के घर से बाहर लॉन की तरफ फेंक देती थी। इस चौकीदार का भी यही रूटीन था, क्योंकि उसके लॉन में बाहर, घर से बाहर एक रूम था, सर्वेंट रूम कह लें, और वॉशरूम भी था। तो वो घर के अंदर जाता नहीं था, वो सिर्फ उसी बाहर वाले कमरे को यूज़ करता था, उसी वॉशरूम को यूज़ करता था। और डर के मारे रात को 12-1 बजे उसके करीब ही कोई रिश्तेदार वगैरह रहते थे, उसकी बस्ती थी, कच्ची आबादी। तो वो रात को 1-1:30 बजे वहाँ चला जाता था, और 2-3 घंटे वहाँ गुजार के सुबह फजर के टाइम आके अपने कमरे में सो जाता था। उसने भी यही बताया इनकी फैमिली को कि हाँ, इस किस्म के मसले होते हैं, और मुझे भी बाज़ दफ़ा बहुत डर लगता है, क्योंकि दरवाजे बंद होते हैं और खुद ब खुद लाइट्स अंदर जल जाती हैं, और लोगों के चलने फिरने की जो है ना वो आहट मैं महसूस करता हूँ। और अगर मैं कभी बाहर अंदर जाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे साथ ये होता है।
बहरहाल इस तरह से दिन गुजरते रहे। तो ये मेरे दोस्त की जॉब लग गई दुबई में। 2 साल बाद जो है वो इन्होंने, या 3 साल बाद, जब इनकी बेटे की शादी का प्रोग्राम बना, तो फिर दोबारा से इन्होंने उस घर को आबाद करने की कोशिश की, इसलिए कि अब उस फ्लैट में गुजारा नहीं था इसकी शादी के बाद। ये लोग फिर उस घर में शिफ्ट हुए। इन्हें पहले से एहसास तो था कि इसमें प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे की शादी की, तो ये दुबई में जॉब करता था, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना कराची आता जाता रहता था। मतलब ये खुद बताता है कि मुमताज़ साहब, मैं कोई पूरे साल में 70% जो है ना वो मैं कराची में गुजारता था। नई नई शादी थी और दुबई क्योंकि करीब था, इनकी वाइफ का मेरे ख्याल से वीज़ा वगैरह नहीं हुआ था, तो ये एवरी मंथ जो है ना वो कराची चक्कर लगाता था और हफ्ता 10 दिन इस तरह से रह के चला जाता था। अब इसकी बीवी को भी वो चीज़ें फील होने लगी। वो बताती है कि मेरे पीछे पीछे कोई मुस्तकिल कोई होता है। यहाँ तक कि उसने बाज़ दफ़ा मेरे पीछे से शोल्डर पे हाथ भी टच किया और बहुत ज़्यादा डरने लगी। और इसी तरीके से वाक़यात जो है ना उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी होते रहे। सभी के साथ ये महसूस होता था सबको। हालांकि दूसरी मंजिल लॉक थी, लेकिन वहाँ से मुस्तकिल बच्चों के खेलने की और बातें करने की आवाज़ें आती थी। ये तकरीबन 1 साल वहाँ पर रहे। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा परेशानी शुरू हो गई, तो इसकी वाइफ जो थी वो तो अपने माँ बाप के घर शिफ्ट हो गई और इसकी फैमिली के मेंबर, पेरेंट्स वगैरह, वो दोबारा से अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गए। अच्छा, इनकी मदर का कोई बिजनेस था मार्केटिंग एंड सेल्स का, तो इन्होंने उस फिर मकान को नीचे 2 कमरे ऑफिस में शिफ्ट कर दिए। इनका कोई ऑफिस बनाना था उनको सेल्स का। तो ऑफिस वालों को भी बताया कि इस किस्म की प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि हम तो सुबह 9 बजे से लेकर 5-6 बजे तक डे टाइम में वापस चले जाएंगे, नाइट तो हमने ठहरना नहीं है, तो कोई मसला नहीं, हम चला लेंगे काम। तो वो घर उन्होंने उस ऑफिस में शिफ्ट कर दिया। और मेरा दोस्त जो है, इसकी जॉब फिर उधर यूरोपियन एक सिटी माल्टा है उसमें हो गई। तो ये ऑफिस जो है वो 2-3 साल तक वहां चलता रहा। तो जब इन्होंने ऑफिस बनाया तो इनकी एक फैमिली रिश्तेदार थे, वो दुबई से 1 महीने के लिए किसी की डेथ में कराची उनका आना हुआ, उनको 1 महीना रहना पड़ा। तो उन्होंने इनकी मदर से कहा कि हमें कोई घर चाहिए, हमें 1 महीने तक रहना है। तो इनकी मदर ने कहा कि आप ऐसे ऐसे घर है, ऑफिस बना हुआ है, उसमें बाकी कमरे खाली हैं, तो आप उसमें रह लें, लेकिन उसमें इस किस्म के कुछ मसाइल होते हैं, तो आप इग्नोर कीजिएगा, डरिएगा मत। सुबह तो 5-6 बजे तक जो है ना वो ऑफिस होता है, उसके बाद दूसरे रूम्स भी खाली हैं, आप रह लें उसमें। तो वो फैमिली जो है ना वो 1 महीने के लिए उस घर में रहना शुरू कर दिया। अच्छा, इनके पेरेंट्स ने उस फैमिली का ख्याल रखने के लिए एक बंदा भी वहाँ पर जो है ना 1 महीने के लिए हायर करके उनके साथ रख दिया, ताकि वो उनके खाने पीने का और सफाई सुथराई का ख्याल करे। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, उस फैमिली को भी इसी किस्म की एक्टिविटीज महसूस हुई। ये नीचे हैं तो ऊपरी मंजिल पे कोई विंडो पे नॉक कर रहा है बहुत जोर जोर से, और नॉक इतनी जोर से कर रहा है कि लगता है जैसे विंडो तोड़ देगा। ऊपर जाने का जो रास्ता था उसका डोर बिल्कुल लॉक होता था, लेकिन उस दरवाजे के खुलने की आवाज़ और उसके बाद इतनी ज़ोर से पटक के बंद करने की आवाज़, जैसे कोई गुस्से में किसी ने दरवाज़ा मार के जाता हो। और जो इनके लिए एक बंदा रखा था जो इनकी टेक केयर के लिए, वो भी वहीं टीवी लॉन्च में जो है ना उसने अपना मैट्रेस डाल के रात को वहीं सोता था। तो उसको भी यही चीज़ फील हो कि जब वो सो जाए तो किचन में कोई है, इसकी आंख खोले ये देखे किचन में कोई ना हो, लेट जाए तो महसूस हो कि टीवी लॉन्च में और ड्राइंग रूम में, और मतलब घर के हर कोने में कोई ना कोई चल फिर रहा है, मुस्तकिल चहल पहल है।
वही बच्चों के खेलने की आवाज़ें, ऊपर से छत से बातों करने की आवाज़ें। ये लोग बहुत परेशान हुए, जो फैमिली उसमें रह रही थी। उन्होंने कहा कि यहाँ तो गुज़ारा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन रहते रहे। कोई 1 हफ्ते बाद इनको छत से बहुत ज़ोर की आवाज़ आई, कोई चीज़ गिरने की। तो इन्होंने कहा कि दरवाज़ा जाके देखा तो दरवाज़ा लॉक था ऊपर जाने का। तो वो जो बंदा इन्होंने रखा हुआ था टेक केयर करने के लिए, उसने बताया कि अच्छा परेशान ना हो, मैं जाके देखता हूँ। एक एंटीना डिश है जो ऊपर छत पे रखी हुई है, वो जो गोल बड़ी सी डिश होती थी जिससे मतलब चैनल्स वगैरह आते थे, अब तो खैर केबल सिस्टम हो गया है, तो वो रखी हुई थी ऊपर। इसने कहा मैं वो जाके देखता हूँ, हो सकता है वो गिरी हो हवा से या किसी दीवार से टकराई हो जिसकी ये आवाज़ें हैं। खैर इसने लॉक खोला, ऊपर गया। जब ये ऊपर गया तो इसने देखा डिश खड़ी हुई है, ऐसे टेढ़ी करके, जैसे दीवार से टिका के कोई खड़ी करता है, वो डिश है। इसने 2 कदम आगे बढ़ाए और डिश के दूसरी तरफ देखा तो ये क्या देखता है मिनाज के, एक औरत है, बाल खोले हुए हैं और बैठी हुई है, और उसकी बैक इसकी तरफ है, चेहरा दूसरी तरफ है। वो बाल खोल के पूरे आगे अपने मुंह की तरफ किए हुए हैं, और जैसे औरतें नहा के निकलती हैं और उसके बाद बाल आगे करके कंघा करती हैं, उस तरीके से वो अपने बालों में कंघा कर रही है। इसकी तो हालत खराब हो गई। इसने उल्टे पैरों भागा, बस ये आयतल कुर्सी वगैरह और जो सूरतें आती, भागता हुआ पढ़ता हुआ, और इसने फौरी तौर पर वो बैल्कनी का दरवाज़ा लॉक किया और ये नीचे आ गया। नीचे आके इसने इस बात का जिक्र किया इनसे, और जो इनकी फैमिली थी, इनके मदर को फ़ोन करके ये सुबह पूरा किस्सा बताया कि पहले वो आपके नेबर्स ने शिकायत की थी कि वहाँ पर कोई खड़ी होती है, और आज इस किस्म की आवाज़ें तो आती रहती थी, लेकिन आज ये हुआ। तो खैर वो अगले दिन ही जो है वो उनके जो मेहमान आए हुए थे उस फैमिली जो रहने के लिए, उन्होंने अपने सामान वगैरह पैक किया और वो किसी और जगह शिफ्ट हो गए। फिर इनके घर वालों ने ये फैसला किया कि अब ये जो है ना घर रहने के काबिल नहीं रहा, इसको सेल कर देना ही बेहतर है। जब तक वो चौकीदार वहाँ पर रहा उसको परेशानी होती रही, इसी किस्म के वाक़यात वहाँ पर चलते रहे। थोड़े दिन बाद जो है ना वो चौकीदार भी खुदा हाफिज़ कह के चला गया कि मैं यहाँ पर मज़ीद नहीं रह सकता। फिर इनकी फैमिली ने उस घर को सेल कर दिया, और ये बता के सेल किया कि इसमें इस किस्म के कोई मामलात हैं। तो जिन लोगों ने वो घर लिया है उसमें रहाइश नहीं रखी, बल्कि उन्होंने भी कोई ऑफिस बना के जो ना उसको सुबह से लेके 5-6 बजे तक जो डे टाइम होता है उसमें वो इस्तेमाल करते हैं। रात में उस घर में कोई नहीं होता। वो घर आज भी मोहम्मद अली सोसाइटी में मौजूद है, और आज भी उसमें इसी किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने सेल किया था वो इनको बताते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मिनहाज भाई, सैयद दानिश बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। 2 से 3 वाक़यात हैं जो मैं शेयर करना चाह रहा था। 2 मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, और एक जो है वाक़या वो फैमिली में हमारे एक अंकल हैं उनके साथ हुआ। तो पहला वाक़या मैं बताता हूँ आपको। 2012 में मैं उन दिनों शारजाह में हमारी रिहाइश थी। जॉब के सिलसिले में मैं यूएई गया हुआ था, ऑफ़िस हमारा दुबई में था। तो शारजाह में जो हमारी जो अकोमोडेशन थी, बेसिकली वो सिर्फ़ एक कमरा था, उसी में ही अटैच एक वॉशरूम, और एक लेफ़्ट साइड पे करके उन्होंने एक जगह बनाई थी, सिंक और काउंटर टॉप, उसी को मैं एज़ अ किचन यूज़ करते थे। और वो कमरा ग्राउंड फ्लोर पे था, और आप जब बिल्डिंग में एंटर हुए, लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट कमरा, वो दरवाज़ा खोल के आप अगर कमरे में हैं तो वो एक बस एक कमरा है, उसमें ही बेड्स 2 लगे हमारे, एक राइट एंटर होते राइट साइड पे, एक अदर कॉर्नर पे
और मिड में जो जगह है वहाँ पे कबर्ड्स वगैरह रखी हुई हमने, और हम 3 दोस्त वहाँ पे रह रहे थे। जो मेरे दूसरे 2 दोस्त हैं वो किसी और कंपनी में काम करते थे सॉरी, और मैं जो हूँ लाइक उनके साथ रह रहा था। तो कमरे का मैंने आपको इसलिए बताया कि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या यानी कि उसका सारा है। तो मेरे साथ ये वाक़या ऐसे हुआ कि मैं ज़मीन पे चादर बिछा के सोता था उन दिनों। बंक बेड थे हमारे, तो मैं वैसे तो मैं ऊपर सो सकता हूँ, बेड के ऊपर सो सकता था, प्रॉपर मेरा बिस्तर था, पर मुझे नरम बिस्तर मैं लाइक नहीं करता, तो मैं ज़मीन पे ही चादर बिछा के सो जाया करता था। अब एक गर्म चादर जो होती है, जो ये नॉर्मली आप हमारे पाकिस्तानी नॉर्दर्न एरियाज़ पे जो बड़ी इस्तेमाल होती है, उस तरह की गर्म चादर जो है वो मेरे पास थी एक। तो मैं वो लेके, उन दिनों सर्दियाँ थीं और 2012 ऑलमोस्ट दिसंबर था गालबन, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पर सर्दियाँ थीं, एसी वगैरह हमारे बंद थे, वैसे ही वहाँ पे ठंड थी काफ़ी। तो अच्छा, मेरे जो दोस्त हैं, एक एहसन भाई, एक नबील भाई, वो अब मैं लेटा हुआ हूँ तो राइट साइड पे जो क्या कहते हैं बेड है उस पे एहसन भाई सोए हुए हैं, और लेफ़्ट साइड वाले बेड पे नबील भाई सोए हुए हैं, और मैं लेटा हुआ हूँ, चादर मेरे ऊपर है। अच्छा, अब मुझे फ़ील हुआ मेरी चादर खिंच रही है, तो मैं सोया नहीं था, मैं बिल्कुल होश में था, थोड़ी देर पहले ही लेटा था सोने के लिए, और बस तस्बीहात वगैरह गालबन में उस दिन पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि अगर पढ़ी होती तो होपफुली ऐसा वाक़या ना होता। पर मैं अब मेरी चादर ना खिंचना शुरू होगी पाँव वाली साइड से, तो मुझे कंफर्म पता है कि चादर खिंच रही है, मैं होश में हूँ, मैं पूरी होश में हूँ, मैं नींद में नहीं था। तो जब चादर खिंच रही है तो मैंने हल्का सा राइट साइड पे करके देखा, तो ऐसे में सोए हुए, और डिस्टेंस काफ़ी है, ये नहीं कि वो हाथ आगे करके चादर खींच सकें, ऐसा वैसा नहीं, इतना डिस्टेंस था कि वो थोड़े दूर फासले पे थे। तो एहसन भाई जो हैं वो सोए हुए हैं, लेफ़्ट साइड पे नज़र दौड़ाई तो नॉर्मली नबील भाई देर तक मूवीज़ वगैरह देखते थे, मैं कहा शायद उठे हुए हैं, वो भी सोए हुए थे। अच्छा, अब मैंने देख रहा हूँ हल्की सी आँखें ओपन करके ना, मैं देख रहा हूँ अपनी चादर को। अब मेरी चादर ऐसे थी कि मेरी टाँगों वाली साइड पे कोई ऐसे खड़ा हो, मतलब कि कोई खड़ा नहीं था, पर ऐसा था कि जैसे कोई खड़ा हो और वो चादर को खींच रहा ऊपर की तरफ। चादर मेरी हवा में थी और खींच रहा कोई। तो मैं कुछ सेकंड्स के लिए बहुत डर गया। मैं ऐसे ही कहूँ कि मुझे डर नहीं लगा यहाँ पे, मैं डरा, कुछ सेकंड्स के लिए मैं डरा। फिर दिल में आया कि भाई हम नमाज़ भी पढ़ते हैं, तस्बीहात भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी मखलूक है और हमें डरना नहीं चाहिए। अपने दिल को विदिन सम सेकंड से सब कुछ हुआ, और अपने दिल को समझाया और अल्लाह अकबर ऊँची से कह के मैं खड़ा हो गया। जब इतनी ऊँची आवाज़ से अल्लाह अकबर कहा तो मेरे जो दोस्त हैं वो भी उठ गए। मैंने लाइट्स ऑन की, थोड़ा अपने आप को ना हाइपर उस वे में ले आया कि जिस तरह मैं इन चीज़ों से नहीं डरता हूँ, और अपने आप को थोड़ा एग्रेसिव लुक में लाके मैं कमरे को अच्छे से देखा। अच्छा, अब एक तरफ से एंट्रेंस है हमारे कमरे की, जो दूसरी तरफ है किचन वाली साइड, जो कॉर्नर है बेसिकली, किचन सेपरेट तो नहीं है, वहाँ पे विंडो है जहाँ से लाइट अंदर आती है। उस लाइट की वजह से बेसिकली मुझे पता लग रहा था कमरे में अच्छी खासी रोशनी थी, अदरवाइज़ हमारे कमरे की तो लाइट ऑफ थी। तो वहाँ पे वो खिड़की ऐसी है कि वो वहाँ से अंदर कोई आ नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि कोई आया हो या ऐसा कुछ भी नहीं था। और विदिन सेकंड्स मैंने लाइट ऑन की है और मैंने देखा है कोई भी नहीं। मैंने वॉशरूम के अंदर देखा है, उसके अंदर भी कोई नहीं। मेरे दोस्त पूछना शुरू हो गए मुझसे कि खैरियत है, क्या हुआ। मैंने बताया मैं किस तरह मेरी चादर जो थी वो हवा के अंदर थी। तो बस फिर ये सीन हुआ, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ना पहले कभी कुछ हुआ किसी के साथ, ना उसके बाद कुछ अर्सा रहे वहाँ पे, तब भी कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने आज भी दूसरा वाक़या हुआ है 2015 में हुआ है ये। उन दिनों मैं सो दिया था, रियाज आई किया जो वहाँ पे जॉब करता था मैं, और छोटी ईद उल फितर थी और छुट्टियाँ हमें काफ़ी ज़्यादा हो गई। इस तरह के वो फ्राइडे सैटरडे ऑफ होता था, मंडे से गालबन छुट्टियाँ स्टार्ट हुई, यहाँ ट्यूसडे से होनी थी, मंडे को भी उन्होंने हमें छुट्टी दे दी। तो
फिर पूरा वीक ही एक तरह से जो है ना 3 छुट्टियाँ आगे अगेन फ्राइडे सैटरडे ऐसा कुछ सीन था। तो छुट्टियाँ काफ़ी ज़्यादा थी। तो अब रियाज़ में ही मेरे मामू लगते हैं, मेरी अम्मी जो हैं उनके मामू के बेटे, तो उम्र रिश्ते में मेरे भी मामू लगते हैं। तो वो माशाल्लाह डॉक्टर है वहाँ पे। अब मुझे उस एरिया का नाम भूल गया है, कुछ अरसा हो गया इस बात को, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उस एरिया का नाम। अलबत्ता उस एरिया के नाम से ही उस हॉस्पिटल का नाम था जहाँ पे वो डॉक्टर हैं। तो एनी हाउ उन्होंने मुझे कहा कि आप छुट्टियाँ हैं, अब घर में फैमिली तो नहीं थी, मैं दोस्तों के साथ ही था, जो कॉलीग्स थे मेरे, कंपनी अकोमोडेशन थी, तो दोस्तों के साथ रहते थे। तो 5-6 दिन की छुट्टियाँ थी। तो मामू ने बोला कि आप मेरी तरफ आ जाओ। मामू हैं, उनका बेटा है छोटा, तो मतलब कि उनका चलेंगे घूमने फिरने, चलेंगे कहीं तरह प्लान करेंगे। तो उन्होंने मुझे अपनी तरफ बुला लिया। अब चांद रात वाले दिन हम पूरी रात उठे रहे, बातें गपशप, और कहीं बाहर खाने भी चले गए। तो इस तरह पूरी रात जागे रहे। सुबह फजर अदा की है, देन उसके बाद ईद के लिए चले गए, ईद की नमाज़ पढ़ी है। ईद की नमाज़ पढ़ के जब वापस आए हैं तो उनकी अकोमोडेशन में, अच्छा उनकी अकोमोडेशन, उनकी जो पूरी बिल्डिंग है वो हॉस्पिटल की अपनी है। लाइक उन्होंने उसको ख़रीदा हुआ है। यहाँ पे जो भी उनका तरीक़ेकार होता है एनुअल, उसका जो भी उसका कोई एग्रीमेंट होता होगा। एनी हाउ अब वो मामू के पास जो पहले अपार्टमेंट था वो थोड़ा छोटा था, लाइक कमरे उसमें 3-4 थे इंक्लूडिंग ड्राइंग रूम, बट ये था कि ज़्यादा बड़े कमरे नहीं थे। तो बाद में रिसेंटली जब ये इंसिडेंट हुआ उससे कुछ अर्सा पहले ही उनको एक बड़ा अपार्टमेंट मिला। एक फैमिली थी, इंडिया से बिलोंग करते थे वो डॉक्टर, तो वो चले गए थे। तो वो मेरे मामू को पता था कि ये जो अपार्टमेंट है ये बड़ा है, तो उन्होंने मैनेजमेंट से कहा कि काइंडली मुझे वो अपार्टमेंट दे दिया जाए। तो उनको अपार्टमेंट मिल गया। अब इस अपार्टमेंट में ऐसा था कि ये गालबन 2nd फ्लोर पे था, और इनके जब आप अपार्टमेंट में एंटर होते हैं, एंटर होते ही राइट साइड पे एक छोटा सा कॉरिडोर कह लें उसका, छोटा सा रास्ता, थोड़ा सा अंदर करके आगे वॉशरूम है, और वापस अगर दरवाजे से सामने जाएं तो थोड़ी सी एक फ्री स्पेस है, वहाँ पे शूज़ वगैरह शू रैक वगैरह रखे हुए हैं, इस तरह की जगह। सामने ड्राइंग रूम है। अब ड्राइंग रूम के साथ एक रास्ता है, कॉरिडोर ही कह लें उसको, अंदर करके राइट साइड पे। तो उस कॉरिडोर में फिर लेफ़्ट साइड पे किचन, और उससे आगे लेफ़्ट साइड पे वॉशरूम, उससे आगे लेफ़्ट साइड पे मास्टर बेडरूम, और मास्टर बेडरूम के बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक और कमरा, वो भी वहाँ पे भी बेड्स वगैरह हैं। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, अपने छोटे बेटे के लिए उन्होंने खिलौने वगैरह वहाँ पे उसके, और कुछ कबर्ड्स हैं, और थोड़ा कुछ और सामान, स्टोर तो नहीं इसको प्रॉपर कह सकते, पर थोड़ा जो ऐसा एक्स्ट्रा सामान वहाँ पे रखा हुआ है। तो अब ये है कि नमाज़ पढ़ के जब हम आए ईद उल फितर की, अब बिल्कुल थक चुका था, मैं बिल्कुल थक चुका था। तो वो मामू आए, उन्होंने मुझे कहा कि आप ना उस कमरे में लेट जाएं, वो उनका बेटा है छोटा, तो उसका कमरे कहते हैं कि भाई ये उसका कमरा कहते हैं, आप उसके कमरे में लेट जाएं जाके ना। तो वहाँ पे 2 बेड थे, सिंगल बेड थे, थोड़े थोड़े फासले से। अच्छा, अब उस कमरे में एक विंडो थी, उसके उन्होंने वहाँ पे आगे डबल कर्टन कर दिया, बाहर से स्पेशल एक कर्टन लाके वो भी उन्होंने वहाँ पे हैंग कर दिया कि धूप अंदर ना आए। तो अंधेरा वगैरह काफ़ी कर दिया ताकि मुझे नींद आ जाए, मैं रेस्ट वगैरह कर लूँ। अच्छा, अब वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कोई सीन नहीं है कि कोई चूहा या कोई बिल्ली, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सफाई बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप कि भाई कोई ऐसा कोई होगा कि जिससे कोई ऐसी चीज़ कि जो चीज़ें हिला सके। अब सीन सर ऐसा है, मैंने सारा वो गाइड कर दिया। सीन ऐसा है कि मैं 1 घंटा हो गया तकरीबन, मैं सोया नहीं, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था, थोड़ा यूट्यूब यूज़ किया पहले, फिर मैं थोड़ा घर वाइफ से बात करना शुरू हो गया। तो 1 घंटा गुजर गया। 1 घंटा गुजरने के बाद मैं 1 घंटे से कमरे में हूँ, ठीक है, एसी वगैरह चल रहे हैं, और कमरा मसलन कि बिल्कुल ऐसा बस
मेस नहीं है, सब कुछ सलीके से पड़ा हुआ है। अच्छा, एक वैक्यूम क्लीनर था, उसका वो गालबन हैंडल वाला बड़ा सा था, जिसके अक्सर वो टीवीज़ वगैरह पे दिखाते हैं, उसका बड़ा सा एक वो पाइप था हैंडल के साथ ही, अजीब सी उसकी वो, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। एनी हाउ वैक्यूम क्लीनर था सर, घंटे के बाद वो हिला है अच्छा खासा, वैक्यूम क्लीनर हिला है, 2-3 वहाँ पे बॉक्स पड़े थे वो गिरे हैं। वो ऐसा नहीं था कि अनबैलेंस्ड है, वो बिल्कुल प्रॉपर एक जगह पे पड़े हुए थे जहाँ से वो प्रॉपर किसी फोर्स के बगैर नहीं गिरते, वो गिरे हैं डब्बे। वैक्यूम क्लीनर जो है वो हिला है अच्छा खासा, और ये ऐसा नहीं कि हिल के बंद हो गया, ये कोई 5 से 10 सेकंड तक ये चीज़ें हिली हैं। तो बाकी कमरे में हर चीज़ बिल्कुल ऐसी थी, कुछ नहीं हिला सिवाय इन चीज़ों के। मैं डर गया एकदम से, मैंने जल्दी जाके लाइट ऑन किया, देखा थोड़ी देर के लिए, तो कुछ समझ नहीं आया, कोई चीज़ देखा है, चीज़ें जो है ना वो उसका पाइप अभी भी हिल रहा था, वैक्यूम क्लीनर का पाइप अभी भी हिल रहा था। मैं परेशान हो गया, मैंने जाके मामू के नॉक किया कमरे में डोर पे, तो वो आए हैं बाहर, उनको मैंने कहा कि गाड़ी इधर आइएगा ज़रा, कमरे में लेके गया हूँ। दूसरे मैंने उनको बताया, मैं कहा मामू ये सीन हुआ मेरे साथ, कि चीज़ें जो है ना ये हिली हैं अच्छी खासी, और 5 से 10 सेकंड तक हिली हैं अच्छी खासी। तो वो थोड़ी देर उन्होंने थोड़ा सा मुआयना किया, सारा देखा, फिर ऑब्वियसली वो फैमिली वाले बंदे हैं, उन्होंने अपनी वाइफ है उनकी, ठीक है, उनका बेटा है, उन्होंने वहीं पे रहना है, तो वो शायद उनको पता लग गया कि कुछ ऐसी वैसी बात है, पर उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया इस चीज़ को। उन्होंने बिल्कुल रिलैक्स होकर कहा यार कोई चूहा होगा, कोई उसने चीज़ें ला दी होंगी। मैं डर गया था, मैंने दुआएं वगैरह पढ़ी वैसे, पर मैं थोड़ा डर गया। मैं फिर खैर वहाँ पे इन शॉर्ट के 2 से 3 दिन और रहा मैं, पर लाइट्स वगैरह ऑन करके सोया मैं, बिल्कुल भी मैंने लाइट्स ऑफ नहीं की। तो ये वाक़या था। तो अच्छा, मिनहाज भाई जो लास्ट वाक़या है, ये मेरी कज़न है लाहौर संत नगर में रहते हैं वो, तो उनके जो वालिद साहब हैं, उनका घर भी, वो मैरिड हैं, और उनके जो अम्मी अब्बू का घर है वो भी उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं है। और वहाँ पे सर संत नगर में उनका जो अब्बू का घर है, उनका जो मेका है सर, उसकी बैक साइड बिल्कुल वो एक गवर्नमेंट की जगह है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और या फिर कोई यूनिवर्सिटी है, मुझे कंफर्म नहीं है, पर वहाँ पे एक ना उनके घर के बिल्कुल बैक साइड पे उस गवर्नमेंट की जो वो एक जगह है जहाँ पे काफ़ी सब्ज़ा है और काफ़ी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है। इनके घर से इनकी विंडो से गर्ल्स हॉस्टल की छत नज़र आती है। तो अब ये वाक़या अंकल की ज़ुबानी इस तरह है कुछ कि वो उनके घर, उनके उस कमरे से जहाँ पे वो सोते हैं, उस कमरे से जो एक विंडो है वहाँ पे उन्होंने सुराख करवाया था जाली में एयर कूलर लगाने के लिए। तो ये तकरीबन 3 महीने पहले का वाक़या है, लॉकडाउन के दिन थे, 3 से 4 माह पहले। तो कूलर किसी ज़माने में लगा हुआ था, कुछ अरसे से वहाँ पे कूलर नहीं है, वो सिर्फ़ एक ओपन स्पेस है, जाली कटी हुई है, गोल सा ना एक स्पेस है। अब अंकल क्या बताते हैं कि रात कोई 12-1 बजे वो वॉशरूम जाने के लिए उठ के बैठे हैं चारपाई पे, बेड था या चारपाई थी, तो एनी हाउ वो उठे हैं थोड़ी देर के लिए, मसलन कि थोड़ा दूसरा बंदा होता है कि होश में है, तो फिर वो उठें, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनको ना कोई देख रहा है। तो उन्होंने जो है बेख्याली में उनकी नज़र जो है ना खिड़की वाली साइड पे पड़ी, तो वो जो सुराख है जो कूलर के लिए उन्होंने बनाया हुआ है, तो वहाँ से उन्होंने देखा कि गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर छत पे एक लड़की बैठी हुई है, और वो इन्हीं को देख रही थी। यानी कि रात 12-1 बजे आप उठते हैं और आप देखते हैं कि भाई एक लड़की है जो कि वो आपको ही देख रही है। अच्छा, जब इनकी नज़र पड़ी उस लड़की पे, उस लड़की ने वेव किया, उसने हाथ हिलाया और मुस्कुराई हल्का सा। इन्होंने देखा तो तब तो ये नहीं डरे ना, ये थोड़े हुए कि भाई ये, क्योंकि वो गर्ल्स हॉस्टल था, तो इनको लगा कि शायद कोई लड़की है जो छत पे आके बैठी हुई है। और ये जो हैं
क्या कहते हैं, तब इन्होंने नहीं सोचा, ये वॉशरूम गए हैं, वापस आए हैं और जाते हुए तो खैर थोड़ा नींद में थे, तो जब वापस आए हैं तो वापस आके ये ना सोचते सोचते आ रहे हैं कि ये क्या हो, क्या कौन है, कैसे इस टाइम पे आधी रात का, इनके दिल में थोड़ा डर आ गया कि भाई पता नहीं ये आधी रात को ऐसा पॉसिबल नहीं है, बाहर चांद की रोशनी थी जिसकी वजह से वो बड़ी क्लियर नज़र आ रही थी। अच्छा, आज जब ये वापस आया ना तो इन्होंने स्पेशल देखा है कि क्या वो लड़की अब भी है वहाँ पे। वो लड़की तब भी वहीं पे थी पर मुंह दूसरी तरफ करके बैठी थी, इनके बाल उसके इस तरफ थे, मुंह दूसरी तरफ करके बैठी हुई थी वो। अच्छा, ये सो गए, अल्लाह का नाम लेके तस्बीह पढ़ के सो गए। उन्होंने किसी को नहीं बताया इस वाक़े का रात में। अगले दिन सुबह इन्होंने अपने बेटे को बताया कि इस तरह जो है ना, मैंने रात को ऐसे देखी है लड़की, अब ना तुम पता करके आओ कि जो गर्ल्स हॉस्टल है क्या ये ओपन हो गया, क्योंकि ये पिछले दिनों बंद था लॉकडाउन की वजह से। तो पता करके आओ कि कौन है, कोई फैमिली आई है यहाँ पे, कौन है जो ये आधी रात को जो छत पे बैठी हुई थी। तो उनके बेटे जो हैं वो गए हैं वहाँ पे, तो हॉस्टल के जो गार्ड हैं उनसे पूछा है कि भाई क्या कहते हैं हॉस्टल ओपन है, तो लड़कियां वगैरह वो जो आ गई हैं वापस। तो गार्ड ने बताया कि नहीं ये तो बंद है, आपके सामने इसे तो 2-3 माह से बंद है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तो उन्होंने, उनके बेटे ने गार्ड को नहीं बताया कि जो वाक़या हुआ है, क्यों, क्योंकि वो ये ना समझें कि ये हॉस्टल को क्या कहते हैं नाम ख़राब करने के लिए ऐसी बात हो रही है कि कल को यहाँ पे कोई आए ना, या ऐसी वैसी कोई बात। उन्होंने सिंपल बस पूछा कि यहाँ पे कोई है, उन्होंने कहा भाई ताले लगे हुए हैं यहाँ पे, से मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ यहाँ पे, अंदर तो कोई भी नहीं है। तो लड़कियाँ तो सब गई हुई हैं अपने अपने घरों को, तो कितने, और यहाँ पे कोई फैमिली भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा कहते हैं कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बात हो गई। उन्होंने आके अपने वालिद साहब को बताया कि अब्बू के वहाँ पे तो वो बता रहे हैं कि ताला लगा हुआ है, कोई भी नहीं है हॉस्टल में। अच्छा सर, जैसे ही शाम होना शुरू हुई तो अंकल ना डरना, उनके दिल में डर सा ना आ रहा। वो घर वालों को कह रहे कि मैंने यहाँ पे नहीं सोना खिड़की के पास, मैं कहीं और सोऊंगा। अच्छा, रात हो गई, लेट नाइट, 12-11 बजे के करीब, या 11-12 बजे, 1 बजे के करीब, एग्जैक्ट टाइम उनको याद नहीं, पर एकदम से ना एक लड़की के कहकों की आवाज़ आना शुरू हो गई, जैसे वो तंजिया हंस रही हो, कि जैसे वो अंकल डर गए। और ये कहके की आवाज़ उनके बेटे ने भी सुनी, उनकी वाइफ ने भी, क्यों सब उठ गए। तो वो ऐसे हंस रही थी जैसे वो बताना चाह रही हो कि उसने अच्छा, ऐसा लगा कि उसने सब कुछ देखा है कि कैसे उनका बेटा गया, उसने कि गार्ड से इन्फॉर्मेशन ली, और कैसे अंकल शाम में कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है। वो ऐसा जैसे कि हर वक्त साथ थी, और वो कह के मार के हंस रही कि भाई ये मुझसे डर गया। अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, मैं आपसे अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी काफ़ी टाइम से, लेकिन बस मैं पहले मुनासिब नहीं समझ रही थी, इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं इस बारे में ज़िक्र कर सकूं। तो अब मैंने सोचा कि मैं ये करूं। इसको शेयर करने का मकसद मेरा इसके पीछे कुछ है, ताकि मैं कुछ अवेयरनेस जो है वो लोगों को दे सकूं, तो वो आपको पता चल जाएगा। वाक़या कुछ यूँ है, ये भी रिसेंटली 2020 के मुहर्रम का है, जो कि मेरी और मेरी फ़ैमिली के साथ हमने हुआ और हमने उसको फ़ेस किया। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हम जिस फ्लैट में और जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, वो माशाल्लाह से बहुत ही रौनक वाला घर है, और कभी भी हमारा घर हॉन्टेड नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। और हम यहाँ पे 10-12 साल से रह रहे हैं, हमारी फ़ैमिली, हम लोग 5 मेंबर्स हैं घर के। तो आज तक हमारे साथ कभी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई, और माशाल्लाह से हम लोग सारे नमाज़ी, और 5 वक़्त के हम लोग इस तरह से हर चीज़ का बहुत ख़याल रखते हैं, तो हमें कोई इतना ज़्यादा कभी डर भी नहीं लगा। असाब जो, मतलब मैं जो समझती थी कि मेरे जो है वो काफ़ी मज़बूत हमेशा से रहे हैं, और हम अकेले भी घर में रहे हैं, लाइट नहीं होती थी सब, मतलब हमारे साथ अल्लाह का शुक्र है कभी भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी रिसेंटली मुहर्रम में हमारे साथ कुछ अलग चीज़ें जो हैं वो हमने फ़ेस की, जिसकी मैं, जहाँ तक जो हमारी फ़ैमिली को वजह
समझ में आई है वो यही थी, जो मैं आपको अभी शेयर करूँगी। ये सब स्टार्ट ऐसे होता है कि अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं और मेरी बहन जो है वो आपका प्रोग्राम कंटिन्यूअसली सुनते थे, और अभी हमने रिसेंटली सुनना शुरू किया था, तो हमें बहुत इन्फॉर्मेटिव लगता था। हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि कौन-कौन सी जगहों पे किस-किस तरह की जो हैं वो मखलूक़ात पाई जाती हैं, ये वो। हम फॉर इन्फॉर्मेशन बेस ये सब सुनते थे। तो हमारी एक आदत थी कि हम क्योंकि रात में सुन रहे होते थे, तो हम दोनों हैंड्स फ्री लगा के सुनते थे। तो मैं अक्सर अपनी बहन को बोलती भी थी कि हम लोग ऐसे ही सुन लेते हैं बगैर हैंड्स फ्री के, तो वो कहती थी कि नहीं, आस-पास की जो है वो हमारे ये तमाम मखलूक़ात मौजूद होती हैं, तो वो एक्टिव हो जाती हैं, तो इस तरह नहीं सुनते, हम हैंड्स फ्री लगा लेते हैं। तो मैं उसका मज़ाक उड़ाती थी कि तुम कितनी डरपोक हो और इस तरीके से, खैर। लेकिन हम हैंड्स फ्री में सुनते थे। अब ये चीज़ ऐसी होती है कि मुझे अच्छी तरीके से याद तो नहीं है, लेकिन आपका कोई प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम का एक टेप था, जिस टेप में एक भाई ने अपने भाई का मतलब शेयर किया था एक्सपीरियंस, और उन्होंने बताया था कि वो किसी फ़ीमेल मखलूक से जो है वो पॉसेस थे, और उनका इलाज वगैरह चल रहा था, तो उनको किसी इमाम बारगाह में लेके गए थे, वहाँ पे उनका इलाज हो रहा था। तो वहाँ पर जब वो उन्होंने अपने आप को ज़ाहिर किया था उस मखलूक ने, तो उनकी जो बातचीत थी उनके भाई ने वो रिकॉर्ड करके वो टेप में भेजी थी, वो कोई फ़ीमेल थी। और वो जो सारी बातचीत थी वो आपने टेप वो शेयर किया था, तो उस मखलूक का ना। तो एक दिन ऐसा होता है, अभी मुहर्रम की जो बात थी, तो मैं दोपहर के टाइम 2-3 बजे आई थिंक मैंने वो टेप सुना। तो मैं आपका प्रोग्राम सुन रही थी, तो जब मैं पूरी बात सुनने लगी और वो मैं टेप सुनने लगी, तो वो मैंने खुले वॉल्यूम में नॉर्मली अपने घर में सुन लिया, और मुझे मतलब ऐसा कोई तब फ़ील नहीं हुआ, एंड देन वो बात ख़त्म हो गई, और सब कुछ मतलब दरगुज़र कर दिया मैंने। लेकिन उसके बाद से मुझे बहुत सारे अलग मेरे साथ एक्सपीरियंसेस होने लगे, बहुत अलग चीज़ें होने लगी, जैसे कि मुझे कंटिन्यूअसली अपने साथ किसी की मौजूदगी महसूस होने लगी। तो एक आपके असाब कमज़ोर होने लगते हैं, और आप पे कोई चीज़ हावी आने लगती है, तो वो आपको फ़ील होने लगती है। वो मुझे होने लगा, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद मेरी तबीयत यूँ ही ख़राब हुई होगी, मुझे जो कमज़ोरी फ़ील हो रही है, रात में मुझे मतलब नींद नहीं आती और मैं डर के उठ जाती हूँ, ये वो। तो मुझे लगा कि मतलब शायद ऐसी जब आपको बुरे ख्वाब आते हैं तो इस तरीके से होता है। मैंने उसको बहुत नॉर्मल लिया। देन मैं आपको बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैं आपको कुछ वाक़यात बता देती हूँ कि जहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे कुछ अलग लगने लगा। तो हुआ ये कि मुहर्रम का टाइम था, तो हम लोग सारे जो है वो अपने कुछ मजालिस वग़ैरह की एक्टिविटी में हम लोग मसरूफ़ थे। तो दोपहर में 4 बजे की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो है जब आए, तो मैंने घर में आके, हमारे कोई भी नहीं था, मैं और मेरी वालिदा थी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए सो रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सो जाओ, 1 घंटे के बाद फिर हम मजलिस में चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपने कमरे में, दोपहर का टाइम था, और मैं विंडोज़ वगैरह सारी बंद करके, क्योंकि ताकि वो शोर की आवाज़ ना आए, और मैं सो रही थी। तो मतलब मैं बिल्कुल गहरी नींद में भी नहीं थी, और मैं बिल्कुल जागी हुई भी नहीं थी। बिल्कुल कच्ची सी जो नींद होती है वो थी। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरे कमरे में कोई आया है, और मैंने उसको फ़ील किया है। तो मुझे लगा कि मेरी वालिदा होंगी, तो मैंने अपनी आँखें बंद ही रखी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे अपने कमरे से हँसने की आवाज़ें आती हैं। तो मेरी हल्की सी नींद टूटी। तो वो जिसके भी हँसने की आवाज़ थी, वो किसी बूढ़ी मतलब ख़ातून की जैसे आवाज़ होती है, वो थी। तो मेरे दिमाग में ये नहीं रहा कि मैंने तो विंडोज़ बंद की थी, तो मुझे लगा कि शायद बाहर से, क्योंकि हम फ्लैट में रहते हैं, तो बाहर से किसी की, बराबर से किसी की आवाज़ आ रही होगी। लेकिन उसके फ़ौरन सेकंडों में ये सारा काम हुआ, और फ़ौरन उसके बाद क्या होता है कि अचानक से, जैसे आप शरारत में किसी को आवाज़ देके डराते हो, या किसी को हिलाते हो, और कोई बंदा अचानक से नींद से उठ जाता है, तो वो एग्ज़ैक्ट चीज़ मेरे साथ हुई कि मुझे किसी औरत की इतनी करीब से आवाज़ आई कि किसी ने मेरे कान में चिल्लाया है, किसी ने मेरे कान में बोला, और वो बहुत ही जैसे बूढ़ी औरतों की आवाज़ होती है, वो आवाज़ थी। तो मुझे जो है वो ऐसा फ़ील हुआ जैसे मुझे किसी ने उठाया, और मैं एकदम डर के उठ गई। अच्छा, मैं क्योंकि बेड के उल्टे साइड पे सो रही थी, तो मुझे लगा कि मेरी अम्मी ने जो है वो मेरे साथ मज़ाक किया मुझे उठाने के लिए, और मैंने एकदम पीछे देखा, तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था। उस वक़्त जो है ना, वो मैंने जब अपने पूरे कमरे में नज़र घुमाई, तो विंडोज़ बंद थी, सब कुछ बंद था, और वो जो आवाज़ थी वो मेरे कानों में जैसे बस जाती है, वो बस गई थी। तो मैं तब बहुत ज़्यादा डर गई थी कि वो, क्योंकि जो आवाज़ थी वो बहुत ही अलग, बहुत ही मतलब शरारत का आप कह लो जो टोन होती है, वो थी। तो ख़ैर मैं फिर उस वक़्त बहुत डर गई थी। फिर मैं अपनी वालिदा के पास गई, तो उन्होंने जब मुझे डरे हुए देखा, तो उन्होंने करके मेरी बात को टाल दिया कि नहीं, बाहर से आवाज़ थी, इस तरीके से करके वो बात टाल दी।
देन उसके बाद सेकंड चीज़ वो मौजूदगी मुझे मुस्तकिल महसूस होती थी किसी की, और मुझे ये नहीं पता था कि क्या है। उसके बाद सेकंड चीज़ ये हुई जो मेरी बहन के साथ हुई कि वो घर में अकेली थी, तो हमारा गेट नॉक हुआ और उसने जब जाकर पूछा तो कोई नहीं था गेट पर। उसने जाके देखा तो बाहर कोई नहीं था, तो उसको लगा कि उसके शायद ऐसी वहम हुआ होगा उसको कि कोई आया नहीं होगा। देन उसका जब हमारे घर का जब सेकंड टाइम गेट बजा तो उसने जाके देखा, तो उसने पहले नीचे से देखा, यानी कि नीचे हमारे जाली लगी हुई है दरवाजे पे। तो जब उसने नीचे से देखा तो उसको दिखा कि कोई अबाए में बाहर खड़ा है, जैसे जैसे कि ब्लैक किसी ने कुछ पहना हुआ है, क्योंकि अंधेरा था फ्लोर पे। तो उसने जब बाहर देखा कि शायद कोई आंटी या कोई मोहल्ले की कोई आई आई हैं, तो उसने जो है वो जब ऊपर से उठ के देखा सोफ़े पे, तो उसने पहले पूछा कि कौन, तो किसी के बाहर 2 औरतों के हँसने की आवाज़ आई। तो वो समझी कि कोई होगा। तो उसने जब ऊपर से उसी सेकंडों में वो सोफ़े पे चढ़ी और उसने ऊपर से झाँका है दरवाज़े में से कि कोई होगा तो कौन होगा? तो वहाँ पे कोई नहीं था। उसका ये कहना है कि वहाँ पे कोई भी नहीं था, पूरे जो फ्लोर हम देख सकते थे वहाँ से खड़े होके। तो उसका कहना है कि वहाँ पे दूर-दूर तक कोई नहीं था और वो उस वक़्त डर गई थी कि तो वो जो मैंने जो हँसी की आवाज़ सुनी थी वो क्या थी, और जो मैंने नीचे से अपनी आँखों से जो अबाया या कह लो कि जो मैंने ब्लैक ड्रेस देखा था वो क्या था। थर्ड थिंग जो मेरी वालदा के साथ हुआ, वो सेम चीज़ उनके साथ हुई कि वो किचन में जब बर्तन धो रही थी, तो घर में कोई नहीं था और उनको ऐसा लगा कि किसी ने बराबर बेडरूम में कोई औरत है जो कि बात कर रही है उस बेडरूम में बैठ के। तो मेरी वालदा बर्तन छोड़कर और जब वो उस कमरे में गईं तो वहाँ पे कोई नहीं था, और जब वो पलटी हैं वापस किचन में जब आई हैं तो हमारा जो टैप था जो कि वो बंद करके गई थी वो खुला हुआ था। तो ये कुछ चीज़ें अलग होने लगीं। फिर मेरे साथ दूसरी एक चीज़ ये हुई कि मगरिब का टाइम हो रहा था और मैं सो रही थी अपने कमरे में। तो जैसे आप सोते हुए आपका बेड से जो है वो हाथ थोड़ा बाहर लटक रहा होता है, तो मेरा बाहर हाथ लटक रहा था। तो मैं नींद में नहीं थी, मैं उठ चुकी थी क्योंकि मेरी वालिदा मुझे उठा के गई थी कि मगरिब की अज़ान हो रही है, अब तुम उठ जाओ। तो मैं उठ गई थी और मैं सिर्फ़ लेटी हुई थी। तो उस टाइम पर किसी ने मेरे हाथ को बहुत ही ज़ोर से झटका। जैसे कोई आपके रास्ते से गुज़रता है तो गुज़रते हुए उसका जो जिस्म है, उसकी जो बॉडी है वो आपके हाथ को लग जाती है, तो आपको अचानक झटका आता है। तो मेरे हाथ को किसी ने बहुत ही ज़ोर से झटका, और वो जो कुछ भी था मतलब वो बहुत ही, उसका जो असर था वो बहुत भारी असर था। तो उसके बाद जो मेरे साथ एक और वाक़या हुआ, ये हुआ कि रात में मैं सो रही होती हूँ, तो मैं ऐसा ख्वाब में देख रही हूँ कि मेरे पैरों के साइड पर कोई लेडी जो है वो ब्लैक, उसमें पूरा, और वो पूरी ब्लैक है, और बस मैंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ़ देख रही हूँ कि अंधेरे में कि वो मेरे पैरों के साइड पर बैठी है। तो मैं ख्वाब में डर जाती हूँ, और जब मैं एकदम से, जब आप चौंक कर उठते हो तो जब मैं आँखें खोल के देखती हूँ, तो मैं जाग चुकी हूँ और मैं देख रही हूँ कि मेरे पैरों के मतलब मेरे बिल्कुल पैरों से अटैच होके वही वो ब्लैक शैडो, या कह लो कुछ भी, वो ब्लैक अबाया, मैंने जो भी देखा मुझे नहीं मालूम, वो मेरे ही पैरों के सामने बिल्कुल बैठा हुआ है या बैठी हुई है, मुझे नहीं मालूम। मैंने सिर्फ़ शैडो देखा, लेकिन वो कोई लेडी शैडो था। और मैं उठाना चाह रही हूँ अपनी बहन को, तो मैं उठा नहीं पा रही हूँ, और मुझे उस वक़्त जितनी बस दुआएँ आ सकती थी मैंने वो पढ़ी हैं, और मैं उस वक़्त इतना मुझ पे खौफ़ तारी हो गया था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? उसके बाद मेरी, मतलब समझें कि ये मेरे साथ महीने रहा है कि मेरी ये कंडीशन थी कि मुझे कानों में ऐसा लगता था, मैं कोई काम कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई मुस्तकिल कोई बार-बार कानों में विस्पर कर रहा है। मुझे बाकायदा बातों की आवाज़ आती थी कान में कि जैसे कोई मुझसे मुस्तकिल बात कर रहा है, और मैं जो भी काम कर रही हूँ, मैं वो काम कर रही हूँ, लेकिन मैं उस वक़्त उस कंडीशन में वहाँ मौजूद नहीं हूँ। क्योंकि मेरा जो ध्यान है वो पूरी उसके विस्परिंग पर है कि वो जो भी है मुझसे क्या बात कर रहा है, और वो जितने मैंने आवाज़ सुनी वो पूरी जैसे मैंने काफ़ी औरतों की आवाज़ सुनी। तो जब सारे कंडीशन को हमने आपस में डिस्कस किया, और क्योंकि मेरी उस दौरान तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी, तो मैंने अपनी अम्मी को बताया। तो अम्मी ने और मेरी बहन का यही कहना था कि हमें जितने इनकाउंटर हुए हैं, हमने हर चीज़ में किसी फ़ीमेल को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो फिर मेरे दिमाग में मतलब जितनी चीज़ आई, और जब हमने पूरा कैलकुलेट किया, तो पहले ख़ैर हमने दुआएँ वगैरह पढ़ी, फिर हमने तावीज़ बनवाए, फिर हमने अपनी हिफ़ाज़त का सारा किया, नमाज़ वगैरह सब पाबंदी से पढ़ी, दुआएँ पढ़ी, सब कुछ। तो उसका असर हम पर आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होता गया। तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे ये बात बोली कि जिस दिन से बेटा तुमने वो टेप कमरे में बैठ के मेरे साथ सुना है खुले वॉल्यूम में, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या चीज़ है, लेकिन उस दिन से मुझे मौजूदगी अपने साथ किसी की फ़ील हो रही है। तुम मुझे ऐसी बातें बता रही हो, तुम्हारी तबीयत ख़राब रहने लगी है, और जो मेरी बहन है उसके साथ भी। तो
मतलब वो हमें आज तक हमारी फैमिली को समझ नहीं आया कि वो क्या था? क्या वाक़ई ऐसा होता है कि जब आप इस तरह से खुले वॉल्यूम में सुनते हो या आप किसी की भी इस तरीके से मखलूक की कोई आवाज़ सुनते हो तो आस-पास की जो चीज़ें हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। आई डोंट नो ऐसा सच में होता है लेकिन हमारे साथ हुआ। इसके अलावा हमें कोई ऐसा रीज़न नहीं दिखता कि जिसकी वज़ह से ये चीज़ें और जो कुछ हमने एक्सपीरियंस्ड किया वो मैं बोलूँगी कि वो बहुत ही कम था। बहुत कम, बहुत लाइट एक्सपीरियंस किया लेकिन उसकी शिद्दत, उसका असर इतना था कि हम हमारे ऊपर जिस तरीके से खौफ़दारी था मैं आपको बता नहीं सकती। हम वो लोग जो घर में अकेले आराम से रह लेते थे और जिनको ज़रा डर नहीं लगता था, हमें एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में डर लगता था क्योंकि हम ज़रा-सा अकेले होते थे और हमें अपने कानों में किसी की आवाज़ आ रही होती थी कि कोई हमसे कंटीन्यूअसली बात कर रहा है, कोई व्हिस्परिंग कर रहा है और वो सिर्फ़ औरतों की आवाज़ होती थी। हम रात में सो रहे हैं तो हमें किसी की औरत की आवाज़ आएगी और हम अचानक उठ जाएँगे। और मैंने जितनी बार सुनी, मेरी बहन ने जितनी बार सुनी, हर दफ़ा कोई बूढ़ी खातून थीं, जो बूढ़ी औरतों की जैसे आवाज़ होती है और एक शरारती आवाज़ जिस तरीके से होती है कि किसी को परेशान करना। अस्सलाम वालेकुम। कुछ वाक़यात हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा। पहला वाक़या जो है मेरे कज़न हैं, मेरी फूफो के बेटे हैं, उनके साथ पेश आया। वो एसटीसी कंपनी में होते हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट में, और रियाज़ रीजन में, रियाज़ सिटी में। और कंपनी ने उनको किसी काम से हाइल भेजा। हाइल एक और सिटी है, वहाँ पे भेजा। और कंपनी ने उनको बोला कि आप खुद से होटल सर्च कर लें, खुद से क्या कहते हैं फाइंड कर लें। कोई प्रॉपर बुकिंग नहीं थी और उन्होंने बोला कि हम फर्दर आपको पे कर देंगे उसका। तो उन्होंने थोड़ी सर्च के बाद एक अच्छा होटल उनको मिला और उन्होंने वहाँ पे 40 डेज़ रहना था। उस हिसाब से उनकी जो भी बातचीत हुई और उन्होंने एक होटल जो है ना वो फ़ाइनल किया। तो वो बताते हैं कि पहले ही दिन एक्चुअली वो 2 लोग थे और दोनों ने सेपरेट रूम लिए प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते हुए। तो मेरे कज़न बताते हैं कि पहले दिन ही कहते 3 स्टार होटल था, एवरेज होटल था। और कह रहे थे कि पहले दिन रात को 12 साढ़े 12 बजे कहते मैंने टीवी बंद किया और मैं सोने के लिए लेटा हूँ तो मुझे ना बच्चे के रोने की आवाज़ आई। अब बच्चे की रोने की आवाज़ ऐसी थी, उनको लगा कि किसी साथ वाले रूम से आ रही है या फिर बाहर किसी नेबर में कोई और, लाइक होटल के सराउंडिंग्स में अगर कोई घर होंगे, व्हाटएवर लॉजिक्स जो है ना वो ढूंढना शुरू हो गई। तो पहले दिन गुज़रा, दूसरा गुज़रा। अच्छा, डेली रात 1 बजे के करीब बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी, 1 डेढ़ बजे के करीब। तीसरे चौथे दिन जो है ना उन्होंने इरिटेट होके बहुत ज़्यादा कि ये डेली का कहते मामूल बन गया है कि बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। तो वो उठे हैं, उन्होंने लाइट्स ऑन की हैं और उन्होंने इधर उधर देखा है, विंडो ओपन करके बाहर देखा है कि इधर से आवाज़ आ रही है। तो कुछ समझ नहीं आया। तो कहते वापस लाइट्स ऑफ करके वापस आके लेटे हैं अपने बिस्तर पे। तो कहते हैं कि मेरे बेड के बिल्कुल सामने टीवी था और उसके राइट साइड पे कबर्ड है। कहते कबर्ड के साथ कहते मेरी नज़र पड़ी है, वहाँ पे एक 12 साल का बच्चा होगा गालबन, 10-11-12 साल क्या, यही कहते हैं कि इसकी एज होगी। वाइट कलर का उसने ड्रेस पहना और उसने अपना सर टांगों के बीच रखा हुआ और वो रो रहा मुँह ही में ना। तो बहुत ज़्यादा नहीं रो रहा, हल्का हल्का सिसकियाँ लेते हुए ना वो रो रहा। तो कज़न बताते हैं कि क्या कहते हैं उन्होंने डर गए काफ़ी ज़्यादा वो, और कहते लेटे लेटे वो देख रहे थे उसको, थोड़ी देर देखते रहे। हिम्मत नहीं हुई कि उठें कमरे से बाहर जाएं। कहते बस उसी तरह ही कहते मैं थोड़ा सा नीचे होके मसलन के थोड़ी टेक लगा के बैठे हुए थे। कहते मैं उसी तरह थोड़ा सा नीचे होके लेटा हूँ, प्रॉपर आयतल कुर्सी पड़ी है, आंखें बंद की और कहते मैं सो गया। तो सुबह उठ के फिर उन्होंने मैनेजमेंट को बताया कि मेरे साथ ये सीन हुआ है और फिर उन्होंने जो होटल वालों ने उनको एक और कमरा दिया। तो
इन्हीं कज़न के साथ एक और वाक़या हुआ। ये पुरानी बात है, 90s की बात है, और लाइक 1998 या फिर 1999 इन दिनों की बात है। या ये कॉलेज लाइफ में थे या स्कूल मैट्रिक में होंगे इस टाइम। इनके तब उनकी एज इतनी थी। तो इनके जो वालिद साहब हैं उनकी 2 शादियां हैं, और उनके वालिद साहब सेपरेट हो गए थे ड्यू टू सम रीज़न्स। वो अपनी दूसरी बीवी के साथ रहते थे, और इनके सौतेले भाई हैं दूसरी इनकी जो वालदा हैं वहाँ से। और ये अपने अब्बू को मिलने के लिए जाते थे जस्ट, और ज़्यादा इनकी यानी कि बस ये था कि कभी हफ्ते में एक दफ़ा अपने वालिद साहब को मिलने के लिए चले जाया करते थे। तो इनके वालिद साहब कुछ ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व थे। तो ये बताते हैं कि एक दिन ये गए हैं वहाँ पे उनके जो दूसरा घर था। मैं लोकेशन वगैरह बिल्कुल शेयर नहीं करूँगा, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है ये। तो अब बाकी ये कि इन शॉर्ट कि वो वहाँ पे गए अपने वालिद साहब से मिलने, थोड़ा सा लेट गए, तकरीबन इशा के बाद का टाइम था। तो इनके जो स्टेप ब्रदर्स हैं उन्होंने दरवाज़ा खोला, और वो अक्सर इनको तंग भी करते थे। उम्र में छोटे हैं इनसे, और इनको थोड़ा तंग वगैरह करते थे काफ़ी। तो इनको पता लगा कि अब्बू घर पे नहीं है। तो ये कहते हैं कि घर के अंदर एंटर होते थे, एक गैराज था, और घर की ऐसी लोकेशन थी कि गैराज के बाहर एक दरवाज़ा था जो कि सहन में खुलता था, और सहन के सारे बाउंड्रीज़ में जाना मुख्तलिफ़ कमरे बने हुए थे, और इस तरह का पुराने तर्ज का ज़रा घर था। तो वो वहाँ पे सहन से ऊपर सीढ़ियाँ थीं, और वहाँ पे एक सेपरेट एक रूम था, वहाँ पे सोने के लिए चले गए। और उस रूम में उसी दिन उनके वालिद साहब ने कुछ पढ़ा था या कुछ किया था वहाँ पे, प्रॉपर बैठ के कुछ उन्होंने जो भी उनकी तालीम होती थी जो भी वो उन्होंने की हुई थी, और इस चीज़ का इनको नहीं पता था। ये वहाँ पे गए हैं, ये वहाँ पे जाके लेट गए हैं। तो अच्छा, अब इनको ऐसा ये करवट लेके लेटे हुए, इनके बैक साइड पे डोर है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि सीढ़ियों से, वो लोहे की सीढ़ियाँ थी, उनको लग रहा है कि सीढ़ियों से कोई ऊपर आ रहा है। अच्छा, अब ये दिल में सोच रहे हैं कि मेरा भाई होगा और ये मुझे तंग करने आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि वो जैसे ही मेरे पास आएगा मैं इसको फिर पकड़ूंगा या फिर इसको डांटूंगा, इसकी थोड़ी पिटाई वगैरह करूंगा ताकि मुझे तंग ना करे। तो सीढ़ियों से प्रॉपर चलने की आवाज़ आई, फिर दरवाज़ा खुलने की और बंद होने की आवाज़ आई। अच्छा, ये रेडी बैठे हैं कि भाई ये कोई आ रहा है मेरे पास, तो मैं इसको जो है ना इसको पकड़ के इसको डांटूंगा। तो आवाज़ कोई किसी चीज़ का एहसास कि भाई बहुत ही आपके पास आ गया, किसी चीज़ की प्रेजेंस इनको ऐसे लगे कि बिल्कुल मेरे को पीछे इस वक्त खड़ा हुआ है। तो इन्होंने एकदम से करवट बदली, और मसले के डांटने के लिए ना कि क्या कर रहे हो यहाँ पे, मुझे पता है तो मुझे तंग करने आए हो, इस तरह का कुछ कहते। जब इन्होंने करवट बदली तो सामने जो भी चीज़ थी, कहते उसका सर दीवार से ऊपर था, उसके बाल काले रंग का, उसका ड्रेस, और उसके लंबे लंबे बाल थे, ठीक है, और उसका सर उसका जो है वो दीवार से ऊपर था, वो विजिबल नहीं था, इतनी लंबी उसकी वो हाइट थी, वो जो भी चीज़ थी। तो ये लाइक कहते हैं बहुत डर गए, और क्या कहते हैं बस इनको तो बस कुछ समझ नहीं आया कि जैसे तैसे जो तस्बीहात मुंह में आई उन्होंने पढ़ी, कुछ जो कलमे वगैरह आए पढ़ लिए, आंखें बंद कर ली, और इसी तरह इनको कहते पता नहीं कब मुझे पता लगा, मसलन कब मुझे नींद आ गई। तो वेरी नेक्स्ट डे फिर जो है ना वो पता लगा कि उनको, जब उन्होंने अपने अब्बू को बताया तो उन्होंने बताया, डांटा कि भाई तुमने नेक्स्ट टाइम उधर नहीं जाना, और वो लाइक कॉन्फिडेंशियल रूम है वहाँ पे नहीं जाना, नेक्स्ट टाइम बताया बगैर, तो मना किया। तो एनीहाउ फिर वो एक आलिम दीन थे, उनको भी दिखाया, उनको और दम वगैरह करवाया, डर गए थे काफ़ी ज़्यादा, तो डर के लिए उनको फिर दम वगैरह करवाया सारा। तो सर एक ये वाक़या है, और एक और वाक़या मैं बताना चाहूँगा। ये मेरी हमजुल्फ़ जो हैं उनके साथ हुआ। वो उन दिनों में आउट ऑफ कंट्री होता था, और मेरी वाइफ जो है वो अपनी सिस्टर के घर रहने गई हुई थी हाफिज़ाबाद। तो ये वाक़या ऐसा है कि वो हाफिज़ाबाद से जो मेरे कज़न हैं, मेरी जो उनकी जो मेरी वाइफ की सिस्टर हैं, वो उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, वो मेरी वाइफ को वापस
फैसलाबाद ड्रॉप करने के लिए आ रहे थे। सर अब सहाफ़ाबाद से जो मोटरवे की तरफ जाएं तो वो जो रोड है वो मोटरवे का जो जहाँ पे वो कनेक्ट होती है वो रोड वो सुखे की कहलाता है। अब हाफिज़ाबाद से सुखे की जाएं तो वो रोड बहुत ही कोई हॉरर किस्म का रोड है, बीच में एक आधे गांव आ जाता है। मसलन कि गालबन 30 किलोमीटर होगा डिस्टेंस या 30-35 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। और वो बहुत ही यानी कि वहाँ पे ना रोड कभी एकदम से लेफ़्ट टर्न कभी राइट टर्न आ रहा है, बड़े ख़तरनाक टर्न है वहाँ पे। खेत बहुत ज़्यादा हैं और बीच में छोटे मोटे गांव आ जाते हैं, फिर से खेत ही खेत और फिर वो दरख्त ही दरख्त और जंगल तो नहीं कह सकते, खेत ही खेत। तो इस तरह का कुछ वहाँ पे वो रोड ऐसी है। और रात के वक्त तो काफ़ी ज़्यादा ही वो एक हॉरर लुक देती है। तो वो बताते हैं कि सर्दियाँ थीं और नॉर्मली सर्दियों में जल्दी रात लंबी होती है तो जल्दी लोग सो जाते हैं। इस तरह तो तकरीबन गालबन कोई 10 बजे का टाइम था। तो कहते हैं कि उस बिल्कुल रोड के ऊपर कहते हैं उन्होंने जो ख़वातीन थी वो बैक सीट पे बैठी हुई थी, बच्चे आगे बैठे थे 2 और वो कहते हैं उन्होंने जो मेरे जो कज़न हैं उन्होंने गाड़ी एकदम से स्पीड बढ़ा दी गाड़ी की ना। तो तब तो नहीं किसी ने भी नोट किया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो कुछ आगे दूर जाके कहते हैं कि भाई आपने वो दुल्हन देखी थी, वो औरत देखी थी? घर वालों से पूछा, सबने कहा नहीं, बच्चों ने भी नहीं, जो बच्चे आगे बैठे थे उन्होंने भी नहीं देखी, सिर्फ इनको नज़र आई। ये स्ट्रेंज थिंग है, ये बहुत डरे के थे। कहते कि वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा, ना कोई पास कोई आबादी थी, सिर्फ वो उस जहाँ पे उन्होंने इस औरत को देखा वहाँ पे खेत ही खेत थे। कहते एक औरत थी जिसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे, दुल्हन बनी हुई औरत थी और प्रॉपर उसका चेहरा देखा था और बहुत बुरा चेहरा था उसका। कहते कि वो औरत वो रोड के बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ी हुई थी। तो कहते उसको देख के फिर मैंने गाड़ी तेज़ कर दी थी, तो और किसी ने भी नहीं देखा, सिर्फ वो उनको नज़र आई या बाकी शायद बातें करने में मसरूफ़ थे। एनी हाउ ये सीन उनके साथ हुआ। तो लास्ट वाक़या जो है वो भी थोड़ा सिमिलर सा है, उसमें भी एक दुल्हन नज़र आई थी। ये 1960s की बात है। ये मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनके भाई हैं, उनका वाक़या है। लाहौर में लाहौर मॉडल स्कूल संत नगर, उसके बिल्कुल बिसाइड इनका घर है। तो अब लाहौर वो पहले 1960s में तो लाहौर मॉडल स्कूल नहीं था, वहाँ पे एक गवर्नमेंट की जगह थी, वहाँ पे एक बिल्डिंग थी, उसको जंज खाना बोलते थे। वहाँ पे दूसरे शहरों से जो जिस आजकल के हमारे बैंक्वेट हॉल्स वगैरह होते हैं, मे बी उस तरह की कोई जगह थी कि जो शादियाँ वगैरह होती थी वहाँ पे, तो जो दूसरे लोग शहर से लोग आते थे वहाँ पे स्टे करते थे। इस तरह का कुछ सीन था। तो उसको जंज खाना बोलते थे। तो वो मेरी जो वालदा हैं, जो मेरी मदर इन लॉ हैं, वो मुझे बताती हैं कि उनके भाई ने देखा, वो अपने घर पे थे, अपने घर से वो उनकी नज़र पड़ी, दोपहर का वक्त था, गर्मियों की दोपहर थी। उन्होंने देखा कि वो जो जंज खाना जिसको बोलते थे उसकी जो छत है, उस बिल्डिंग की जो छत है, वहाँ पे एक दुल्हन खड़ी हुई है और उधर और कोई फ़िलहाल और कोई बंदा नहीं था, ना बंदा ना बंदे की ज़ात थी। वो दुल्हन खड़ी है और वो उन्होंने देखा उसको। तो वो अभी सोच ही रहे थे कि ये दुल्हन कौन है, कहाँ से आई है, यहाँ कोई ना अभी तो कोई बारात भी नहीं आई, यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, तो ये दुल्हन क्या कर रही है। तो उनके देखते ही देखते कहते वो दुल्हन जो है वो उस छत से इनकी छत पे विदिन सेकंड्स आई है। उसकी टांगें लंबी हुई हैं या वो तो ये बताते हैं कि उनकी टांगें लंबी हुई हैं। कहते हैं उसने एक कदम रखा इस छत पे और दूसरा कदम रखा उनकी छत पे आ गई। तो ये डर के मारे बेहोश हो गए थे। ये इतना इनको डर की कैफियत थी कि ये बेहोश हो गए थे। जब ये होश में थे तब इन्होंने बताया कि एक औरत थी जो उस छत से इस छत पे इस तरह जो है टांग लंबी करके वो इस तरह आ गई थी और वो दुल्हन के कपड़ों में थी। मिनाज भाई, वाकया कुछ इस तरह का है कि मेरी रिहाइश पीसीचे ब्लॉक 6 की है, सही। कि जो नर्सरी कहलाता है बेसिकली। सो हमने रेनोवेशन करवाया। ये प्लॉट दादा ने बाय किया था 60s के मिड में शायद, सही। और उसके बाद कंस्ट्रक्शंस होना शुरू हुई। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं
पेंटर हैं पाकिस्तान के, वो यहाँ पे उनका ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस होता था और फर्स्ट फ्लोर पे उनकी रिहाइश थी। और लेटर मेरी जो फैमिली है उन्होंने अर्ली 80s में यहाँ पे सेकंड फ्लोर भी बन गया था और वो लोग सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट हो गए हम लोग। तो 2010 में फाइनली रेनोवेशन हुई, तकरीबन 50 साल के बाद, 40 साल के बाद। और जो जैसे यूजुअली होता है कि आप घर के जो नीचे ग्राउंड फ्लोर का कुछ आधा हिस्सा कुछ दुकान वगैरह के लिए निकाल दिया जाता है, उसी तरह से हमने भी एक हिस्सा जो है वो निकाला और अब्बू का इरादा यही था कि उसको रेंट आउट कर देंगे। सही। वहां पे एक टाइम पे एक बुटीक भी ओपन रही, उसके बाद एक कोई टिकटिंग कंपनी थी, वो कुछ अरसा रही, 3-4 साल इस तरह से गुजर गए। और फिर फाइनली मैं बात कर रही हूँ, इट वाज 2018 तो या 19 इट वाज, यस। तो मिनाल भाई, हुआ ये था कि मेरी रिहाइश जो है ना, वो मैं फर्स्ट फ्लोर पे बैठी हुई हूँ इस वक्त, और मेरे कमरे के एग्जैक्टली नीचे वो वाली जगह है जहाँ की मैं आपको ये बात बता रही हूँ। अभी आप उसी जगह पे रहती हैं? मैं उसी जगह पे रहती हूँ, यस। सो इट वाज लाइक वहाँ पे जंगली झाड़ियाँ टाइप जो होती है ना, वो बन गई थी इस फ्लोर के बराबर में, इस बुटीक के बराबर में, जो अपने आप उग जाती हैं। और सही। उनको हम ना पानी देते थे ना कुछ, पर वो अपने आप वहाँ पे उग गई थी। तो वो इतनी ऊंची हो गई थी कि अगर मैं मेरी बालकनी से लेफ्ट पे देखती थी तो मुझे रोड नजर नहीं आता था, वो झाड़ियाँ नजर आती थी। तो एक दिन वहाँ पे एक डेंटिस्ट आए, उन्होंने वो जगह रेंट आउट करना चाहिए, ऑब्वियसली वो एक डेंटल क्लिनिक खोलना चाह रहे थे, और उनको जरूरत ये पड़ी कि जाहिर है डेंटल क्लिनिक खोलेंगे तो उनको वॉश बेसिन वगैरह चाहिए होगा, तो पानी की पाइपलाइन वगैरह डलेगी। तो उन्होंने वालिद से इजाजत ली, और क्योंकि बड़ा जेन्युइन रीजन था तो अब्बू ने वो तोड़ फोड़ की इजाजत उन्हें दे दी। जब वो तोड़ फोड़ उन्होंने की तो वो जो झाड़ियां थी, जो अब काफी इतनी ऊंची हो गई थी कि वो फर्स्ट फ्लोर को ऑलमोस्ट क्रॉस कर रही थी। सही। क्योंकि मेरा कमरा जो है फर्स्ट फ्लोर पे है, और वो मैं अगर लेफ्ट पे देखती तो मुझे झाड़ियां नजर आती नहीं, मुझे वो रोड नजर नहीं आती। तो उन्होंने अब्बू से बोला कि यामिन भाई ये कटवाना पड़ेगा। अब्बू ने बोला हाँ इसको कटवा देंगे, कोई मसला नहीं है। मगर वो विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो जो डेंटिस्ट थे वो हिंदू बिरादरी से थे। तो क्योंकि उन्हें ओनर ने इजाजत दे दी थी कि ये कटवा देंगे, तो उन्होंने एक दिन अब्बू के इल्म में लाए बगैर किसी को बुलवाया और उसके ऊपर वो कुल्हाड़ी बुल्हाड़ी मार के उसको एकदम क्लियर कर दिया वहां से। सही। अब्बू को पता भी नहीं चला, ध्यान ही नहीं गया। तो उसके बाद मिनहाज भाई कुछ हैपनिंग्स होना शुरू हुई, और अब अजीब सी बात ये हुई कि हम में से किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि ये गुजरते हुए महसूस हो रहा था कि यहाँ पे कुछ चेंज है, मगर ये ध्यान किसी का नहीं जा रहा कि वो जो झाड़ी थी अच्छी खासी लंबी, वो अब नहीं है। तो मिनाज भाई, हम जैसे घर में होते हैं तो छेड़छाड़, मुझे फलाना दिखा, मुझे उस कमरे में किसी को महसूस हुआ, कुछ वो चलती रहती हैं चीजें, मगर यूजुअली वालिदैन इस तरह के मजाक नहीं करते। पेरेंट्स जाहिर है वो इस तरह के मजाक नहीं करते। मेरे अब्बू को सबसे पहले वो लड़की नजर आई घर में। शी वाज लाइक, मेरी जो सबसे छोटी बहन है वो उस वक्त 14-15 साल की थी। तो अब्बू यूज्ड टू से कि वो जो लड़की है वो तकरीबन रहमा जितनी है। आपकी छोटी बहन? मेरी छोटी बहन जितनी, जिसकी उस वक्त उम्र कुछ 14-15 साल थी। और मतलब अब्बू ने डिस्क्राइब ऐसे किया उसको। और जो बिल्कुल पहला हुआ जो इंसिडेंट, तो वो ये था कि अब्बू और अम्मी सो रहे थे, कमरे का दरवाजा हल्का भिरा हुआ था इस तरह से कि अगर फर्स्ट फ्लोर से कोई ग्राउंड फ्लोर पे आएगा तो जो सीढ़ियां हैं, कनेक्टिंग सीढ़ियां दोनों फ्लोर के दरमियान, हम में से कोई भी अगर नीचे उतरेगा और अगर अम्मी अब्बू जागे हुए हैं
तो अब्बू का सिरहाना इस तरह का था कि उनको साफ पता लगेगा कि कोई नीचे उतरा है। हम्म, तो कोई नीचे उतरा है और अब्बू ने आवाज दी है कि मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी दे दो। और हम में से कोई भी, हम होते तो ऑब्वियसली हम जाते पानी देने के लिए, मगर हम में से कोई भी नहीं था। तो अब्बू ने एक बार और आवाज दी। तीसरी बार अब्बू ने आवाज नहीं दी कि अम्मी की नींद ना खराब हो, और अब्बू उठ के बाहर आए हैं मिनहाज भाई। और ऐसा अम्मी बताती हैं कि जब अब्बू वापस आए हैं तो अब्बू के रोंगटे खड़े हुए थे, मतलब। खौफ के मारे। एंड माय पेरेंट्स दे आर मैरिड फॉर 30 years नाउ, मोर देन 30 years नाउ, ठीक है, माशाल्लाह से। अम्मी कह रही है मैंने कभी भी ऐसे अब्बू को कभी पहले नहीं देखा, इतना डरा हुआ। और उसके बाद इन्होंने लाइट खोली है, पानी पिलाया है, तब जाके अब्बू ने कुछ टाइम लिया। ही टुक लाइक 10 मिनट 15 मिनट लिए उन्होंने, और तब जाके उन्होंने बताया कि मैंने उसे देखा, जिसको अब तक अब्बू सिर्फ महसूस करते थे कि कोई गुजरा है, सीमा बाहर कोई है, इनमें से कोई नीचे आया, इनमें से कोई नीचे आया, वो होता है रात को जाग रहे हैं, पार्टी शार्टी चल रही है, अब्बू अम्मी से छुप के जागे हुए हैं, तो अब्बू अम्मी को बोलते थे सीमा बाहर कोई है। अम्मी कह रही नहीं, मैं भी तो ऊपर सबको देख के आई हूँ, सब लोग सो रहे हैं। तो जो अब्बू महसूस करते थे, अब्बू ने फिर उसको फाइनली उस दिन देखा, और अब्बू बताते हैं कि वो तकरीबन राहिमा की इवन द हाइट वाज ऑलमोस्ट सेम, द एज वाज ऑलमोस्ट सेम, शी वाज वेयरिंग समथिंग, कुछ डार्क सा कलर पहना हुआ था उसने। और एक चीज जो बहुत वाज़ेह थी उसके बारे में, वो उसके बाल थे जो कुछ उलझे हुए से थे, और बहुत लंबे नहीं थे, नेक तक, गर्दन तक के बाल, और घुंघरियाले बाल जिसको कहते हैं ना, जी। कर्ली हेयर्स, वो बाल थे। अच्छा मिनाज भाई, अब्बू ने देखा, ऑब्वियसली अब्बू ने अम्मी को बताया। हम सब भी शौकीन हैं आपका शो, मैं तब से सुन रही हूँ, व्हेन आई वाज इन 7 में भी 2003 या 4 की बात है शायद, मैं तब से आपका शो सुन रही हूँ, ठीक है। तो बहुत इस तरह की बातें शातें होती रहती हैं। एक दिन अम्मी के मुंह से हमारे सामने ये बात निकल गई, उनका इरादा नहीं था, उन्होंने हमें बता दी। अच्छा, उसके बाद फिर ये कि कोई और आके बोल रहा है मैंने भी देखा उसको, मैंने भी देखा, इस तरह से ना। और मैं सबको टालती रहती थी कि नहीं यार, क्या तुम लोगों को बस अब्बू ने देख लिया तो तुम लोग सब लोग ड्रामे करना शुरू हो गए। इस दौरान ही मुझे एक दिन अंदाजा हुआ, मैंने बालकनी से देखा, और मुझे ख्याल आया कि अरे वो दरख्त किधर गया। तो अब्बू के ही दिमाग में ख्याल आया कि सीमा, जिस दिन से ये दरख्त हटा है उसके बाद से ही जो है ना ये डिस्टरबेंस शुरू हुई है। तो बहरहाल अब्बू ने जो भी मौलवी साहब से पूछ के, जो भी उसका तरीका होता है कि एक माफ़ी वाफ़ी मांग ली, कि कहते हैं कि दरख्त वगैरह काटने से पहले अगर आप अपनी ज़रूरत से इस तरह की चीज़ को कटवा रहे हो तो उसके लिए एक तरीका है, इजाजत जो लेनी कि होती है, सुन्नत ताना है। पड़ता। जी, जो हुआ नहीं था क्योंकि उनको इस बात का इल्म नहीं था जिन्होंने उसे कटवाया। बट बहरहाल ओनरशिप अब्बू की थी, अब्बू ने जो भी माजरत वगैरह जो करनी थी वो कर ली, जैसा जिसने बताया। मिनाज भाई, मेरी लॉकडाउन वाले रमजान की बात है। सो मैं मेरी दोस्तों से, क्योंकि दे वर लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, तो हम लोग 4 दोस्त थे, आपस में वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, और सब लोग जो है ना वो एक कमरे का एसी खोल के सब लोग उस कमरे के अंदर मौजूद थे, और आई वाज द ओनली वन, क्योंकि वहाँ शोर बहुत था तो मैं कमरे से बाहर आ गई। सही। और मैं अपनी दोस्तों से बात कर रही हूँ, और बात करते करते मेरे हाथ में जो ग्लास था, सो मैंने कहा कि ये चलो किचन तक रख के आ जाती हूँ। मिनाज भाई, आई स्वेयर टू गॉड, मतलब मैंने अब तक उसको नहीं देखा था, तकरीबन 1-1.5 साल हो गया था, उसकी मैं सिर्फ बातें सुन रही थी, मैंने उसको नहीं देखा था। और घर में ऑलमोस्ट सभी ने उसको देख लिया था, और मुझे लगता था कि ये लोग वहम कर रहे हैं। मिनाज भाई, उस दिन मैंने उसको देखा, और वो हमारी जो स्टेयर्स है ना, जो कनेक्टिंग स्टेयर्स है, वो तकरीबन 15 स्टेप्स हैं, और वो इस तरह से खड़ी हुई थी कि जैसे जाहिर है सीढ़ियों पे जब बंदा होता है और आप अगर ऊपर खड़े होते हैं थोड़ा पीछे होके, तो बंदा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता है, पहले उसका सर आता है ना। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने किचन में ग्लास रखा है, मैं वापस आई हूँ जब अपने कमरे की तरफ, तो जैसे वो नीचे उतर रही थी, मैंने उसको कंधे से लेके सर तक नीचे जाते हुए देखा है, लाइक आधी कमर से लेके, यानी कि मेरे सामने
डेथ होती। और आपकी वो जैसे आपके वालिद साहब ने बताया कि वो उसी फॉर्म में ही नजर आती थी बाकी सबको भी, यानी कि छोटी बच्ची की फॉर्म में। बिल्कुल, यस यस यस। अच्छा, एक और चीज मिनाज भाई, जो हम सब ने उसके बारे में, जो एक एक कहते हैं ना, जो माइनर डिटेल होती है, हम्म। एक जो बहुत ही माइनर डिटेल, वो माइनर डिटेल उसके बारे में क्या है मिनाज भाई, कि शी वॉक्स बहुत ही तेजी से, यानी हवा की तरह ना शू करके गुजर जाएगी। बहुत ही रीसेंट बात मैं आपको बताऊं, ये 4-5 महीने पहले की बात है। अच्छा, हमारा मिनाज भाई पैसेज बहुत बड़ा है, जो जो हॉल है, जो टीवी लॉन्ज है, और जो ओपन किचन के सामने जो डाइनिंग बना होता है, ये पूरा एक ही है। मतलब इसके दरमियान में कोई सेपेटा नहीं लगे हुए। अगर एक तरफ की लाइट खुली हुई भी हो ना, तो दूसरा हिस्सा डार्कर ही महसूस हो रहा होता है। सही। तो हम लोग डाइनिंग की तरफ थे बैठे हुए, खाना खा के फारिग हुए थे। 2-3 बहनें किचन में थी, और बाकी हम लोग, मेरे बहनोई भी आए हुए थे। हम लोग डाइनिंग की तरफ बैठे हुए, और मैं अपने बहनोई से बात कर रही थी, और मैं खड़ी हुई थी। मेरा इरादा था बस अब मैं साइन ऑफ हो रही हूँ, मैं अब कमरे में जाऊंगी, सोऊंगी। तकरीबन रात के कुछ 11-11:15 बज रहे थे, और मेरा ध्यान अपने कमरे की तरफ ही था। सो मेरा कमरा और उसके बराबर में ड्राइंग रूम है, जो यूजुअली जाहिर है ड्राइंग रूम तभी आबाद होता है जब कोई घर में मेहमान आता है, वरना बंद रहता है। और जो मेरे कमरे के बिल्कुल बराबर वाला कमरा है, वो गेस्ट रूम है, या वहां पे हमारा स्टी स्टैंड रखा हुआ है। वो कमरा भी तभी यूज में आता है जब कोई गेस्ट आया हुआ हो, या आगे किसी को इस्त्री करनी हो, कपड़े वगैरह प्रेस करने हो। मिनहाज भाई, मैं राशिद भाई से बात कर रही हूँ, और एकदम से ना मैंने लेफ्ट पे देख के एंड मैं ना रुक गई बात करते करते, और मैंने ना लिटरली मैंने राशिद भाई को बोला, मैंने कि यार ये तो हद हो गई। राशिद भाई ने कहा क्या हुआ, और मैं उनको जवाब दिए बगैर ना मैं सीधी ड्राइंग रूम में गई हूँ, और मैंने वहां जाके ऊंची आवाज में बोला, मैंने कहा यार कोई मतलब एटलीस्ट इस बात का तो ध्यान रख लो कि इस वक्त सब लोग जागे हुए हैं। मिनहाज भाई, शी वॉज अभी मतलब 11 बजे, और घर के तमाम लोग जाग रहे हैं, और वो बंदी इस वाले कमरे से निकल के, गेस्ट रूम से निकल के, उसने ड्राइंग रूम तक वो गई है। ये तकरीबन 10 कदम बनते हैं, और मैंने उसको जाते हुए देखा है। ये आपकी रीसेंट ये बात मैं चाहिए। ये मैं आपको ईद उल फितर के बाद की बात बता रही हूँ। और अभी आप उसी घर में रह रही हैं। मैं उसी घर में रह रही हूँ। और अभी जो वाकया आप सुना रही थी, तो आपके कमरे में कोई आया था? जी मिनाज भाई, वो तो मेरी वालदा आई थी जी। हाँ, मतलब हमें आइडिया है कि वो वालदा ही थी, जी लेकिन मुझे ये बताइए जी कि तब आप लोग को डर नहीं लगता? मिनाज भाई, सीन थोड़ा सा ऐसा है कि हमने एक तो ये पहला काम ये किया कि अब्बू, क्योंकि वो उम्र के उस हिस्से में है कि नमाजें एंड ऑल सब चीजें, ठीक है, मस्जिद जाते रहते हैं, जिक्र करते रहते हैं कि भाई इस तरह की चीज हुई तो मैं क्या करूं। ठीक है, हम 6 बहनें, भाई कोई है नहीं, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा डर लगता है कि कुछ खुदा ना खास्ता, ठीक है, वालिद कभी तबलीग पे भी चले जाते हैं, तो ऐसा भी होता है कि हम घर पे बिल्कुल अकेले हैं। तो उन्होंने अपने तौर पे इसको चेक करवाया है, ठीक है, अपने जो जमात के साथी होते हैं, मस्जिद के साथी होते हैं, इमाम साहब होते हैं, सबसे। तो उन्होंने यही कहा है कि यार हर दरख्त या इस तरह की कोई भी चीज होती है ना, उसके साथ ये लोग जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि इन लोगों को ना, मिनाज भाई, इंसान को कहीं पे रहना है ना, उसको वॉल्यूम की रिक्वायर्ड है। मतलब एक कमरा है ना, उसमें आप बोलेंगे भाई इसमें 50 बंदा आ सकता है, 51% उसके अंदर नहीं आ सकता। मगर जिन्नात जो होते हैं ना, क्योंकि वो आग से बने हुए हैं, तो उनको जगह की कोई कैद नहीं है। वो एक फूल के ऊपर ना हजारों कबीले आबाद हो सकते हैं, बसेरा कर सकते हैं। जी। तो उन्होंने यही बताया कि वो उस दरख्त पे था, और जब वो दरख्त हटा ना, तो वो आपके घर में आ गई। और ये भी मुमकिन है कि वो एक ना हो, एक से ज्यादा हो।
मगर उनमें से वो एक ही है जो अपने आप को वो करती है, जाहिर करती है। एक और वाकया हुआ था मेरे साथ में, मेरी छोटी बहन की शादी थी, लॉकडाउन में हुई थी उसकी शादी 4 शव्वाल को। तो ईद का दूसरा दिन उसके तीसरा दिन था, अगले दिन उसकी रुखसती थी। तो उसकी मेहंदी वगैरह लग रही थी। तो मेरी बहन जो सबसे बड़ी बहन है, उनका कमरा जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे है और मेरे वालिद वालिदा का कमरा ग्राउंड फ्लोर पे है। तो अब्बू अपने कमरे में लेटे हुए थे और ऊपर थोड़ा हल्ला गुल्ला चल रहा था, वो बहन की मेहंदी वगैरह, उसकी दोस्तें वगैरह आई हुई थी। तो बड़ी बहन ने अपने कमरे में ऑब्वियसली उसने शावर लिया। मुझे ये बात पता थी कि अच्छा मैं भी नीचे ही थी, मेरा नीचे एक छोटा सा फूड सेटअप है, तो मैं अपने फूड सेटअप में कुछ काम वाम कर रही थी। तो मुझे पता था कि इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ और सिर्फ अब्बू हैं और अन्ना अपने कमरे में शावर ले रही हैं और बाकी सब लोग ऊपर हैं। तो थोड़ी देर बाद मैं बाहर आई पानी पीने के लिए, तो अब्बू ने मुझसे बोला कि मुझे भी पानी दो। मैंने अब्बू को भी पानी दिया। इतने में अन्ना के कमरे का दरवाजा खुला और अन्ना अन्ना मतलब आपकी बड़ी बहन? मेरी बड़ी बहन, वो अन्ना ही थी। उनके बाल गीले थे, उनके हाथ में कपड़े थे, टॉवल था। वो वहां से निकली और ऊपर गई सीढ़ियों से। मैंने देखा, अब्बू ने भी देखा। अच्छा, क्योंकि मैं अब्बू को पानी दे रही थी तो मेरी बैक थी दरवाजे की तरफ और अब्बू देख पा रहे थे सामने। तो अब्बू ने पानी पिया, आराम से 3 घूंट में पानी पिया और इतने में अन्ना ऊपर जा चुकी है। और अब्बू ने मुझसे बोला कि फरा के साथ कमरे में कौन था? तो मैंने कहा अब्बू कोई भी नहीं, अन्ना थी, अन्ना गई है अभी ऊपर। हाँ फरा तो गई है, मगर उसके साथ कौन गया है? मैंने कहा अब्बू नहीं, कोई भी नहीं गया। अब्बू ने कहा नहीं कोई गया है, पूछो। अच्छा, थोड़े जरा गुस्से के तेज हैं हमारे वाले साहब। मैंने कहा इनसे मैं तीसरी मर्तबा बोलूंगी ना कोई नहीं गया तो डांट पड़ सकती है। तो मैंने बाहर आई, अब्बू के सामने ही ना, मैंने आधी सीढ़ियों से ऐसे झांक के ऊपर आवाज लगाई। मैंने अन्ना को आवाज दी। वो बाहर लॉन्च में कपड़े वगैरह अलगनी वगैरह में डालने गई थी। वो मेरी आवाज सुन के आ गई। मैंने कहा अन्ना तुम्हारे साथ कमरे में कौन था? हालांकि मुझे पता है कि कोई भी नहीं था, वो तो शावर ले रही थी। तो अन्ना ने कहा कोई नहीं। मैं कहा तुम क्या कर रही थी? कहती मैं नहा रही थी। मैंने कहा अब्बू, वहीं से आवाज लगाई। मैंने कहा अब्बू अन्ना कह रही है अन्ना के साथ कोई भी नहीं था। अब अब्बू खामोश। मैंने कहा पता नहीं आवाज गई है नहीं गई, या हेडफोन कानों में लगा लिए उन्होंने, कुछ सुनने लग गए जो भी। मैं अब कमरे में गई, मैंने जाके लाइट खोली, मैंने तो ही वॉज लिसनिंग टू मी, यानी उन्होंने मेरी बात सुन ली थी मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा अब्बू क्या हुआ? अब्बू कह रहे हैं कि फरा के कमरे से, फरा के पीछे पीछे कोई निकला है। मैंने कहा यार अबैन ठीक है। तो मतलब अब मैं इस बात का क्या जवाब दूं? मतलब ये अभी ये मैं आपको बता रही हूँ ना कि घर के ऑलमोस्ट हर फर्द ने जो है ना उसको देख लिया है। ठीक है, किसी को ऐसा गुमान होता है कि अरे मेरा शक तो नहीं हुआ, मतलब वो यूं मैं बता रही हूँ ना, वो बहुत तेजी जाती है वो। तो आपको यूं लगेगा कि नहीं मेरा वहम है, पर किसी ने 2-3 मर्तबा देख लिया है तो वो तो बड़ा श्योर है कि भाई मैंने तो देखा है। और अब्बू को तो मतलब बीच में तो हमने अब्बू को छेड़ना शुरू कर दिया था, अब्बू ये क्या चक्कर है कि सिर्फ आप ही की नजर आती, हम लोग चलिए, क्यों नहीं नजर आती? अच्छी बात यह है कि अभी तक आपने ये नहीं बताया कि कोई नुकसान पहुंचा हो या नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मिनाज भाई, ये बिल्कुल मैं मेंशन करना चाहूंगी कि वी मेक श्योर कि हम करके हर स्पेशली इन 2 कमरों में लाजमी नमाज पढ़े। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी, हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा फर्स्ट फ्लोर पे गुजरता है, सब बहनों के कमरे क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे हैं, बेसिक किचन जो है वो फर्स्ट फ्लोर का यूज होता है, तो नीचे ग्राउंड फ्लोर जरा खाली पड़ा रहता है। बट देन वी मेक श्योर कि नमाजें हर कमरे में पढ़ी जाएं, तिलावत इस ऐसी जगह पे बैठ के की जाए कि वो पूरे घर में आवाज जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि ये चीज जाहिर हुए 4 साल होने के बावजूद, तकरीबन 3-3.5 साल होने के बावजूद कोई नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी किस्म का। कोई छोटा सा भी नुकसान जिसको बोलते हैं ना, वो अल्लाह का शुक्र है।
यूरोप का एक छोटा सा मुल्क लेकिन बहुत ही खूबसूरत, माल्टा। हमारे एक कॉमन फ्रेंड हैं जो वहाँ पर अपनी एजुकेशन और जॉब के सिलसिले में रहाइश पजीर हैं। उनके साथ डिफरेंट कंट्रीज़ के और भी स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं जो मुख्तलिफ कंट्रीज से आए हुए हैं एजुकेशन के लिए। तो बांग्लादेश से आए हुए दो भाई बंगाली स्पीकिंग, वो भी उनके साथ रहते थे। अच्छा, अब ये स्टूडेंट जो है अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के सिलसिले में स्टूडेंट जो है ना जॉब कर लेते हैं पार्ट टाइम में। तो इनको कोई जॉब मिल नहीं रही थी, तो इन्होंने कहा कि चले थोड़ा बहुत कोई कारोबार स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये वहाँ पर अपनी एक शॉप जो है ना वो सर्च करने लगे कि कोई स्टोर खोल लिया जाए। अच्छा, यूरोप में एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, देसियों का इलाका और गोरों का इलाका। ये पूरे यूरोप में ही एक सिलसिला है कि एक देसियों का इलाका अलग होता है और देसियों में मतलब एशियंस, पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ के लोग रहते हैं। तो इन्होंने ये सोचा, इनकी प्रायोरिटी ये थी कि ऐसे इलाके में खोला जाए वो स्टोर जहाँ पर देसियों का इलाका हो, ताकि हम अपने लोकल जो है ना मसाले वगैरह और वहाँ के लोकल जो लोग जो है ना उस शॉप से चीज़ें वगैरह ख़रीदें, अपने ग्रॉसरी वगैरह लें। तो इन्होंने सर्च की ऐसे इलाके को जहाँ पर देसी लोग ज़्यादा रहते हैं। तो इन्हें एक शॉप पता चली जो काफ़ी अरसे से बंद थी। इन्होंने उसके ऑनर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो कंपैरेटिवली दूसरे इलाकों के उस इलाके में वो शॉप जो है ना इन्होंने को थोड़ी सी कम पैसों पर मिल गई। इन्होंने ऑनर से एग्रीमेंट किया और वो शॉप ले ली। उसमें स्टोर खोला, तो ग्रॉसरी स्टोर खोला, अल्कोहल वगैरह भी रखी, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह भी रखी। तो मिनाज वो बताते ये हैं कि जैसे ही उस शॉप की ओपनिंग हुई जिस दिन, तो फ्रीज़र साइड पे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स रखी हुई थी उसकी एक बॉटल जो है ना वो बस्ट हो गई, फट गई। दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब ये है कि वो सारी बॉटल्स जो है ना वो बस्ट होने लगी। तो ये बड़े परेशान हुए कि हुआ क्या, लेकिन इन्होंने सोचा कि शायद कोई कंपनी से हम ऐसा माल आ गया है, या हमारे जो फ्रीज़र में कोई टेम्परेचर मेंटेन करने में गलती हो गई है, या लाने में उन सॉफ्ट ड्रिंक्स को कोई बहुत ज़्यादा शेक हो गई है जिसकी वजह से वो फट गई हैं। तो उन्होंने उसको थोड़ा सा इग्नोर किया, उन्होंने कोई मसला नहीं। ये स्टोर चलाने लगे। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा। तो एक भाई इनका काउंटर पर बैठता था, फिर वो 8 घंटे या 4 घंटे करने के बाद फिर दूसरा भाई आ जाता था। इस तरीके से वो अपने ड्यूटीज़ जो है ना वो वहाँ पर दिया करते थे। अच्छा, उस शॉप का कुछ ज्योग्राफी इस तरह का था कि पतली सी शॉप थी और वो इनसाइड जाके थोड़ी सी वहाँ पर जगह थी जहाँ पर उन्होंने फ्रीजिंग मतलब फ्रीज़र वगैरह रखे हुए थे, और पीछे उसका कोई रास्ता नहीं था, वो क्लोज थी। और उसके एक साइड पर कोई पुराना गैराज था जो 25-30 साल से बंद पड़ा था। ये इन्होंने वहाँ पर विज़िट करके सब देखा था। उसमें कोई काम नहीं करता था, कोई काट कबाड़ गाड़ियों वगैरह का पड़ा हुआ था, पुरानी गाड़ियाँ वगैरह, लेकिन उसमें कोई होता नहीं था। वो काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ था। तो ये काउंटर पे बैठा हुआ, कैश काउंटर पे, और इसको ऐसा फील होता है कोई पीछे से इसके झांक रहा है। अब पीछे कोई ना दरवाज़ा था ना कोई विंडो थी। तो ये सामने इसके कोई वो शेल्फ के मिरर लगे हुए थे या ग्लासेस लगे हुए थे जिसमें थोड़ा सा ना पीछे का नज़र आता था। ये घूम के देखे तो वहाँ पर कोई नहीं, और जब ये अपना चेहरा दूसरी तरफ कर ले तो सामने ग्लासेस में इसको ऐसा नज़र आ रहा है कि पीछे कोई बंदा जिसकी बॉडी पूरी छुपी हुई है और वो चेहरा जो है ना निकाल के इसको झांक रहा है। इसने 2-4 दफ़ा जो है ना अवॉइड किया। इसने कहा यार पता नहीं क्या मसला है, हो सकता है मुझे कोई
मुगालता हो रहा हो। फिर इसके पीछे शोल्डर पे किसी ने टेप किया। फिर ये पीछे मुड़ के देखे, कोई नहीं, लेकिन जब अपना चेहरा दूसरी तरफ कर ले तो ग्लासेस में उसको वो झांकता हुआ बंदा नजर आया। ये सिलसिला काफी दिन तक चलता रहा, लेकिन ये क्योंकि मजबूर थे, बिल्कुल नया नया इनका कारोबार शुरू किया था, इन्होंने कहा अगर हम इतनी जल्दी में वाइंड अप करेंगे तो बहुत लॉस हो जाएगा, क्योंकि उस शॉप का एग्रीमेंट किया हुआ था, उसको पैसे दिए हुए थे, उसमें जो सामान वगैरह डाला था उसके काफ़ी पैसे लगे हुए थे। तो डर और खौफ तो इनको बहुत रहा, लेकिन इन्होंने उसको कंटिन्यू किया कि इतनी जल्दी वाइंड अप नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बराबर में जो गैराज था, जो उन्होंने कहा था कि ये 25-30 साल से बंद पड़ा हुआ है, इसमें कोई नहीं होता, तो वो बताते हैं कि उस गैराज से पूरा दिन जो है ना ऐसी आवाज़ें आती रहती थी जैसे कोई गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग कर रहा हो, जो आवाज़ आती है खट 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 की। और इन्होंने 1-2 दफ़ा जाकर भी देखा, वहाँ पर कोई बंदा नहीं, वो ऐसा लगता था जैसे बरसों से बंद पड़ा हुआ है, मट्टी और कचरा और जो वो गाड़ियों का टूटा फूटा सामान होता है वो पड़ा हुआ था। अच्छा, एक दिन एक कोई लेडी आई इनके काउंटर पे, वो किसी और कंट्री की थी, तो उसने अल्कोहल जो है ना डिमांड की। इन्होंने उसको दे दी, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो लेती और चली जाती। दूसरे दिन फिर वो एक रूटीन बन गया, वो डेली इनकी शॉप पर आती और इनसे अल्कोहल जो है ना वो डिमांड करती और पैसे देती, चली जाती। एक दिन उसने कोई बड़ा नोट दिया तो चेंज वापस करनी थी, उसने वो बॉटल उठाई और शॉप से निकल गई। तो इसने उसको कॉल भी की और वो चेंज लेके ना जो बाकी पैसे थे वो उसके पीछे गया। तो बताता है कि कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वो छुप सकती थी, क्योंकि ऐसे रोड थी और रोड के सामने बिल्कुल सामने सारा कुछ नजर आता था। तो जैसे ही 1 मिनट के अंदर अंदर वापस उसके पीछे गया है ना, तो वो औरत उसको नजर नहीं आई है। इसी तरीके से इसने उसको भी अवॉइड किया। इसने कहा हो सकता है कि इधर उधर हो गई हो, मेरी नजर ना पड़ी हो, खुद को समझाने लगा ये। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वही औरत आई और वो फ्रीजर साइड पे अंदर चली गई। अब पीछे से जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई विंडो नहीं है, कोई डोर नहीं है। तो ऐसा होता था अक्सर जो है ना, वो कस्टमर आते थे तो वो फ्रीजर साइड पे चले जाते थे, कोई सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह लेनी हो तो वो लेके और वापस आए, काउंटर पे पैसा दिया और चले गए। अब वो औरत जो है वो गई हुई है, 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, वो वापस नहीं आ रही। तो इसको फिर तशवीश हुई, इसने जाके देखा अंदर, उसने कहा ये गई थी वापस नहीं आई। जब ये देखता है वहां पर तो कोई औरत नहीं है। फिर ये बड़े घबराए, इन्होंने बोला ये तो मतलब अजीब सी एक सिचुएशन है। तो इस तरीके के वाकयात उस शॉप पे बहुत होने लगे। तो एक दिन इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इस औरत का पीछा किया जाए। वो रूटीन में जैसे आती थी वैसे आई। तो इन्होंने उससे पूछा कि फला दिन आप आई थी, फ्रीजर साइड पे गई, तो आप वापस लेके ना कैश काउंटर पे रुकी और ना मतलब वापस मैंने जाते हुए देखा, तो क्या माजरा था, आप कहाँ चली गई थी? तो उसने नॉर्मली बिहेव किया। उसने कहा कि मैंने तो जो मुझे कोल्ड ड्रिंक या जो भी मुझे अल्कोहल की लेना था वो मैं लेके आई, आपको पैसे दिए और आपके सामने निकल के गई हूँ। अच्छा, होता ये था कि 2 भाई थे ये, एक भाई को वो औरत नजर आती थी, दूसरे भाई को नजर नहीं आती थी। क्योंकि ये ऐसे ड्यूटीज करते थे कि एक दिन एक टाइम पे एक होता था, दूसरे टाइम पे दूसरा होता था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि ये ओवरलैपिंग पीरियड में दोनों वहां मौजूद होते थे। तो एक भाई कह रहा है कि वो औरत आई है, अल्कोहल लेके गई है, और दूसरा भाई बोल रहा है कि भाई आया कौन है, भाई यहाँ पर तो कोई एंटर ही नहीं हुआ हमारी शॉप पर। तो फिर इन दोनों में ये जो है ना
अजीब सी सिचुएशन हो गई। उसने बोला कि क्या मतलब तुम्हें नज़र ही नहीं आती और वो एक भाई को नज़र आती है, उससे बात करती है। तो इस किस्म के वाक़यात जब बढ़ने लगे ना बहुत, तो फिर इन्होंने कोई पड़ोस वग़ैरह में पता किया, तो वहाँ से ये पता चला इनको कि ये शॉप भी और ये जो बंद गैराज पड़ा है 25-30 साल से, ये बहुत ही हॉन्टेड है। ये शॉप इन्होंने 2-3 दफ़ा किराए पे दी है, लेकिन वो 10 दिन, 15 दिन, महीने से ज़्यादा कोई नहीं यहाँ पर ठहरता, वो बंद करके चला जाता है। और ये गैराज जो है वो 25 साल से बंद है, कोई इसमें आबादी नहीं है, कोई इसको लेने को तैयार नहीं है और ये इसी तरीके से बंद है। हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने किस तरीके से इनके एग्रीमेंट किया और किस तरीके से आप ये शॉप चला रहे हैं, स्टोर। खैर वो 15-20 दिन, महीना तो गुजर गया था। उसके बाद इनका वो बिज़नेस पूरा का पूरा लॉस हो गया, सारे पैसे फंस गए। इन्होंने ऑनर से कांटेक्ट किया कि हम ये ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा 1 महीने का आप रेंट हमें दे दें और बंद करके चले जाएं, कोई मसला नहीं है। तो इन बेचारों को काफ़ी ठीक ठाक किस्म का लॉस हुआ और इन्होंने वो फिर शॉप क्लोज़ कर दी। तो ये उसने मुझे स्टोरी कल भेजी थी, तो मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर करूं।